कुछ रंजिशें पैदा हो गई हैं। करप्शन का जो जिन है उसकी जान है। आप जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काट के अपने काम को दे देते हैं। हाउ विल यू मेजर योर लाइफ? सर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आप वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, आई गारंटी यू। 2 फ्रूट्स खाएंगे आप और इसके साथ 3 तरह की वेजिटेबल्स खानी, यानी 5। Tesla come on board with us as one of our innovation partner. डॉलर होता है भाई, रुपया होता है ना? समझ में क्या आता है, क्या आता है? मुदस्सिर यहाँ कॉल मिलाई जाए भाभी जी को। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, क्योंकि आजकल मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है। तलहा और दूसरे बंदे का सुनने में आ रहा है कि तबीयत ख़राब है, नज़ला, बुखार, खांसी एक वायरल फैला हुआ है। विंटर इज कमिंग। ऐसे विंटर आ रहे थे, मुझे लग रहा है आते आते वो रास्ता भूल गए, क्योंकि दोबारा से गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। एक ड्राई स्पेल आया हुआ जा रहा है। है। ड्राई स्पेल की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो अपना आप ख्याल रख रहे होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। ट्यूसडे इंपॉर्टेंट डे है, हफ्ते का दूसरा दिन है वर्दा, और बड़े टॉप ट्रेंड्स भी आपने आज मैं देख रहा हूँ निकाले हुए हैं। कोट ऑफ द डे भी आपने तैयार की हुई है, बहुत ज्यादा है, इरशाद। और टॉप ट्रेंड भी हमारे पास है। जी जनाब, हम एक अच्छी बात से हमेशा शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस अच्छी सी बात से कोई आपकी जिंदगी में थोड़ा सा एक बदलाव आ जाए, तो हमारा शो करने का, हमारी अच्छी बात कहने का मकसद भी जो है वो सफल हो जाए। तो आज की अच्छी बात ये है कि किसी को भी आप कमज़ोर या हकीर ना समझें, क्योंकि रास्ते में पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी एक बड़े और भारी भरकम इंसान को मुंह के बल गिराने में तकलीफ दे सकता है, यानी कि वो गिरा सकता है किसी को भी। तो किसी को भी आप हकीर ना समझें, अपने से कमतर ना समझें, क्योंकि कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता तलहा। बेशक अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं तो आपको उससे ही मुंह की खानी पड़ती है। और तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब कुरान पाक में हमें क्लियरली बता दिया है, किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे बरतरी हासिल नहीं है। वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल ब्रदर्स। और हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सोसाइटी में जो रोल अदा करते हैं उसमें क्या हम सबको इक्वल समझते हैं, क्योंकि यकीनन आई एम श्योर ऑफ द फैक्ट कि हमारी सोसाइटी में कोई अपने आप को इक्वल नहीं समझता। कोई अपने आप को मिडिल क्लास कहता है, कोई एलीट क्लास कहता है, कोई लोअर क्लास कहता है, कोई और क्लास बन जाता है, कोई इंटरनेशनल क्लास होता है। तो इन क्लासों से हमें निकलना है, पाकिस्तानी हमें बनना है और सबको बराबर देखना है। जो राइट्स आप अपने लिए चूज करते हैं दूसरों के लिए भी लाजमी चूज करें। और हमारी दुआ है कि अगर लोग ये बात समझ जाएं तो मुआशरा कितनी बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमने खुद अपने आप को और अपने मुआशरे में लोगों को कैटेगराइज कर दिया है। खैर, हम ये बातें करते रहेंगे आगे शो में, मजीद बहुत कुछ भी है आपको दिखाने के लिए, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सदर मुमलिकत ने वाज़े पैगाम दे दिया, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आरिफ अलवी के इंटरव्यू के बाद सियासी मैदान में हलचल मच गई। खान साहब की वकालत से इनकारी आरिफ अलवी किसकी वकालत कर रहे हैं? अवाम सवाल पूछते हैं। वही हुआ जिसका डर था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो पूरी टीम मिलकर सिर्फ 130 रन ही बना पाई। कप्तान बाबर आजम के लिए मुश्किल फैसले लेना नागुज़ीर हो चुका है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की दुनिया भर में धूम। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले नास्ट के स्टूडेंट्स को पार्टनर बना लिया। रिसर्च के लिए रकम और सहूलियात फराहम करेगा। और मौला जट ने सिनेमा पर कब्जे की तैयारी कर ली है। मुल्क भर की स्क्रीन्स 2 हफ्ते के लिए बुक। पाकिस्तानी सिनेमा पर अगले 16 दिन तक सिर्फ द लेजेंड ऑफ मौला जट का राज रहेगा। तलहा, आपको क्या लग रहा है, द लेजेंड ऑफ मौला जट हमारे सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा एक रिवाइवल साबित होगी? एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत वर्दा मैं किसी से नहीं रखता सिवाय अपने रब से, उसके महबूब से, उसकी आल से, क्योंकि तवक्कुआत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जो है ना वो बड़ा डिप्रेस कर देती है अगर पूरी ना हो। तो इसीलिए अक्लमंदी ये होती है कि आप एक्सपेक्टेशंस रखें ही ना। आप ये देख लीजिए, हमारे मुल्क के लोग शायकीन क्रिकेट बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं पाकिस्तानी टीम से, बड़ी तवक्कुआत रखते हैं। होता क्या है कि वो 2 मैच जीतते हैं, अरे वाह वाह जी क्या हमारी टीम है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या बाबर, क्या रिजवान, हर कोई जय जयकार कर रहा होता है। लेकिन फिर क्या होता है जब हमारी टीम हारती है, 120-130 के टोटल पे आउट हो जाती है, तो सवाल उठाते हैं कि कहाँ है हमारा बैटिंग ऑर्डर, कहाँ है हमारे बैटर्स, बैटिंग लाइन, मिडिल ऑर्डर।
क्या हमारी बैटिंग लाइन में सिर्फ बाबर और रिजवान ही है? यकीनन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे हैं नहीं रखे हैं। न्यूजीलैंड का मौसम डिफरेंट है, वहां पे शुरू के 2-3 मैचेस वो जीते हैं, विनिंग स्ट्रीक पर थे। एक मैच हारने भी थे, बहुत जरूरी होती है हार जीत। हाँ, ताकि हमें भी हजम करने में आसानी हो जाएगी। कोई बात नहीं, हार गए हैं। खैर, पाक वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है, और इसके अलावा एक और जो है वो एक बहुत अफसोस की खबर है जो टॉप ट्रेंड कर रही है, वो है सवात से, कि सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड हुआ है कि गुज़िश्ता रोज़ सवात में एक स्कूल वैन पर अटैक किया गया, जिसमें ड्राइवर की हलाकत हो गई है और तलबा कुछ ज़ख्मी हैं, जिसकी वजह से एक बहुत भयानक हादसा हुआ है, जिसकी वजह से सवात भी इस वक्त टॉप ट्रेंड पर हमें नज़र आ रहा है ट्विटर पे। तो ये भी एक टॉप ट्रेंड है। स्वात वो एरिया है बढ़ता जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ था दहशतगर्दों का कलाकमा करने के लिए, खात्मा करने के लिए, और दोबारा वहाँ से खबरें आ रही हैं कि दहशतगर्दी की लहर चल पड़ी। हम जानते हैं पिछले 1-1.5 माह में वहाँ पे जिस तरीके से हमारे जवान मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दों का, जिस तरह की खबरें आ रही हैं SPR की जानिब से, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि स्वात में सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। और अब हमारे इदारों को, हमारी फोर्सेस को, हमारी आर्मी को टेक ओवर करना चाहिए, और दोबारा जिस तरह पहले क्लेंजिंग की गई थी, क्लीनिंग की गई थी स्वात की, वैसे ही करनी चाहिए। क्योंकि अगर इसको हमने बढ़ने दिया और इसको हमने इसी तरह इग्नोर किया, डिनाइल में रहे, तो मुश्किलें आप फिर से पैदा हो जाएंगी, फिर उसी लेवल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप अभी फौरन से एक्शन करें। आई एम श्योर हमारी पाक फौज इस वक्त भी वहाँ पर मसरूफ़ अमल है दहशतगर्दों का कलाकमा करने के लिए, लेकिन वी नीड टू स्पीड दैट अप। बेशक हमें ये करना चाहिए। हमारी पाक आर्मी हर जगह पेश रहती है, कोई मुश्किलात में किसी भी चीज़ का सामना करना हो, हमारी पाक आर्मी हमेशा वहाँ पे मौजूद रहती है। लेकिन अगर हम अपनी पॉलिटिकल हैपनिंग पे, तो जी उतार चढ़ाव सिर्फ कारोबार में नहीं होता है, हमारे मुल्क की सियासत भी कई माह से मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार हुई हुई है। एक कशमकश और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है इस वक्त। और सदर आरिफ अलवी के गुज़िश्ता रोज़ के इंटरव्यू के बाद एक कन्फ्यूजन सामने आ रही है। मजीद के सदर आरिफ अलवी के इंटरव्यू के बाद उन्होंने ये कहा गया है कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनकी एक साइड की तरफ होती थी वो चीज़ नहीं सामने आई, थोड़ा सा कुछ डामाडोल नज़र आई है। अब ये वाकई उन्होंने इस तरह का बयान दिया है या उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तला देखिए, बयान उन्होंने ऐसे ही दिया है, तोड़ मरोड़ के मेरी नज़र में पेश नहीं किया जा रहा है। लेकिन इशू ये है कि लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जब आप एक पार्टी के लीडर होते हैं पॉलिटिकल, और जब आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, तो सदर का ओहदा आपके पुराने ओहदे के ऊपर भारी होता है और उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। फिर आप पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप उस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मसाइल उठाते हैं, और आप जो स्टेटमेंट जारी करते हैं, इट हैज़ टू बी अ स्टेटमेंट जो नेशनल सिक्योरिटी के हक में हो, और तमाम नेशनल सिक्योरिटी के इदारे उससे इख्तलाफ ना करते हो, उससे अग्री करते हो। तो इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बहुत दफ़ा पहले भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना दिया करें, क्योंकि वो PTI के इस वक्त लीडर नहीं है, वो मुल्क के सदर मुमलिकत हैं। यकीनन इसकी वजह से आज हमने देखा जो ये वाला इंटरव्यू हुआ, उन्होंने साइफर को डिनाई कर दिया कि मैं अग्री नहीं करता साइफर से, साजिश से। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, और यकीनन अब PTI के अंदर कुछ बेचैनी की लहर दौड़ गई होगी, और दौड़नी भी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन इज सीरियस है। आपका अपना प्रेसिडेंट, अपने पार्टी का सीनियर लीडर आपकी ही पार्टी के बयान से बिल्कुल मुनरिफ हो जाए, बिल्कुल ऑपोजिट बयान दे। लेकिन आई थिंक कि यकीनन जब लोग कुर्सी पे बैठ रहे होते हैं ना वर्दा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, प्रेसिडेंट की हो, या कोई और बड़ी कुर्सी हो, तो तसव्वुरात यही होते हैं कि अब मैं आया हूँ, इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं ऐसे ऑर्डर्स दूंगा, मुल्क का नक्शा बदल दूंगा, हालात बदल दूंगा, अपने लोगों की खिदमत करूंगा। लेकिन फिर उसे मालूम पड़ता है कि सारे फैसले वो नहीं करता। हाँ, इसलिए कहते हैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर हम रुख करें इस वक्त इस्लामाबाद का, तला तो एक और जो है वो बड़ी कंफ्यूजन चल रही है मार्च को लेके, कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च का इम्कान कब तक है, और आखिर कोई हतमी फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, किसी तारीख का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, उनकी जानिब जाएंगे, उनसे बात करेंगे मजीद, और उनसे पूछेंगे भी कि वजह क्या है कि क्यों फैसला नहीं किया। फयाजुल हसन चौहान साहब को वेलकम कहते हैं अपने शो में दुनिया बोल है में। वेलकम फयाजुल हसन साहब, आप ये बताइए कि ऐसी वजह क्या है कि अभी तक खान साहब फाइनल कॉल दे नहीं पा रहे, कोई तारीख नहीं दे पा रहे। ये भी सुनने में आ रहा है कि जी फ़ोन वगैरह टैप किए जा रहे हैं, इसलिए वो तारीख को सिर्फ अपने तक रख किसी को बता नहीं रहे। अभी तक ऐलान नहीं हुआ है तारीख का, लेकिन उसके बावजूद विफाक में काफ़ी खलबली मची हुई है, इस्लामाबाद को पूरा कंटेनर्स का शहर बना दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? क्या बैकडोर राबते हो रहे हैं जिसके तहत ये मामला हल हो जाएंगे, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खिलाड़ियों के साथ जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, अगर तो बैकडोर चैनल से मामलात हल होने होते तो इस वक्त तक हल हो चुके होते, लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत अपने बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती के नशे में और बारिश में जो है ना पूरी गीली हुई है और फुल सुरूर में है, और गरूर का और तकब्बुर का और बाहर की ताकतों की सपोर्ट का जो सत्तू है ना, और भांग उन्होंने फुल पी हुई है, और उन्हें इस बात का फिक्र ही नहीं है कि मुल्क के क्या हालात हैं, आवाम के क्या हालात हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या हालात है, वक्त की क्या ज़रूरत है। वो अपने अपने केसेस, अपनी अपनी करप्शन, अपनी अपनी सजाएं माफ़ करवा रहे हैं, और 10 उंगलियां घी में है, सिर कढ़ाई में है, और जनाब मौज लगी हुई है उनकी, उनको तो इससे कोई फिक्र फाका ही नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी कॉल देंगे खान साहब, और उसके बाद फिर जब दमादम मस्त कलंदर शुरू होगी। जॉन साहब ये बताइए कि पीटीआई और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही में कुछ रिफ्ट क्रिएट हो गई है, कुछ रंजिशें पैदा हो गई हैं, ये हकीकत है या अफसाना? नहीं, ये सारी जो है वो नून लीग की जो मीडिया सेल है और नून लीग की जो क़यादत है, वो इंटेंशनली पर्पसली अपने मीडिया के अंदर जो उनके फ्रंटमैन्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके ज़रिए से ये खबरें फैलाने लगे हुए हैं। बाकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब 100% कमिटेड है, और वो आज भी उनका बयान था कि जो इमरान खान साहब फैसला करेंगे के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब हुकूमत, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इमरान खान साहब की हर किस्म की स्ट्रेटजी और पॉलिसी में उनके साथ साथ खड़े होंगे। चौहान साहब ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की खबरें 72 घंटों से ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन गिरफ्तारी हो नहीं पा रही है, उसकी वजह क्या है? क्या विफाक गिरफ्तारी को रोकती हुई नजर आ रही है? देखिए, आपको पता है राना सनाउल्लाह तो वो तोता है ना, जिस तोते में शहबाज शरीफ साहब की करप्शन का जो जिन है उसकी जान है, और हर किस्म की जो कत्लो गारत गिरी है मॉडल टाउन की, हर किस्म की करप्शन, बदयांती, 2 नंबरी, वो उसके हवाले से जो है वो जनाब उनका फ्रंटमैन है, तो उसको बचाने की तो कोशिश करेगी इम्पोर्टेड हुकूमत भी और प्राइम मिनिस्टर भी, लेकिन खैर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। जॉन साहब, ऑडियो लीक्स की बात करते हैं, कहा जा रहा है हैकर एक पकड़ भी लिया है, उन्होंने पता नहीं वो ज़बरदस्ती बेचारा किसी गरीब कोई फंस गया या फिर असल में हैकर है, और आप क्या समझते हैं ऑडियो लीक की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अभी जो इन्होंने 2 बंदे गिरफ्तार किए हैं, ये उसमें से भी कोई अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट पूरा करेंगे। ये बातें याद रखिएगा, सुन लीजिएगा, ये अपने मुखालफीन किसी भी अदारे के अंदर जो है या पार्टीज के अंदर है, ये उनको विक्टिमाइज करने के लिए इन 2 बंदों को इस्तेमाल करेंगे। बाकी मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई इंसल्टेड ये रवैया है कि एक तो आप टेप करो, आप बक करो, आप जनाब ट्रैक करो इतने इम्पोर्टेंट अदारों को और इतने इम्पोर्टेंट जनाब जो इमारतें हैं और जो ऑफिसेज हैं, फिर उसके बाद उसको लीक भी करो। ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी नहीं, ये कोई इंटरनेशनल लेवल की कंस्पायरेसी है पाकिस्तान के अंदर सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नेस्नेस क्रिएट करने के लिए। और बहरहाल अगर सीरियसली हुकूमत इसके ऊपर कोई काम करेगी तो वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा, लेकिन मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि हुकूमत ने इन 2 बंदों को जो अभी गिरफ्तार किया है कल के दिन, इन्होंने इसमें से भी कुछ ना कुछ अपने मतलब की चीज़ निकालने की कोशिश करनी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी सारी बातें क्लियर भी की। और तला वाकई ये बात है कि जो लीक सामने आ रही हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहा जा रहा है कि 2 हैकर्स को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उनमें से आप देखें 2 हैं क्या, एक स्टूडेंट है और एक दूसरा उनका नॉर्मल एक सिक्योरिटी जिनसे उनके रबते थे। अगर कोई प्रोफेशनल हैकर्स होते तो सोचे हमारी सिक्योरिटी कहाँ जाती, शायद पकड़ नहीं पाती। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोफेशनल हैकर्स होते तो इनके हाथ में भी नहीं आते। और क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारे इस पूरी सिचुएशन में बड़ी हजीमत का सामना कर रहे हैं, बहुत एम्बैरेस्ड हैं, क्योंकि उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं कि इतने सिक्योरिटी इदारे ऐसी प्राइम मिनिस्टर हाउस जैसी लोकेशन पे, मोस्ट सेंसिटिव लोकेशन जहाँ पर डीबगिंग की जाती है, बहुत कुछ किया जाता है, वहाँ पर फेल हो गए। आवाम को क्या सिक्योरिटी देंगे? खैर, बात करते हैं कुछ भारत की। भारत में हम जानते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म किया जाता है। यही वजह थी कि हमने एक अलहदा मुल्क पाकिस्तान क़याम किया। हम जानते हैं कि वहाँ पर सिखों के साथ कितना जुल्म बपा किया जाता है, किस तरह अमृतसर के अंदर हज़ारों सिखों के ऊपर
गोलियां चलाई गई, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मोदी सरकार की बर्बरियत की बातें तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अब बेचारे अफ्रीका के रहने वाले भी भारत के निर्गे में आ गए, उनके अताब में आ गए हैं। वजह यह है कि भारत में, क्योंकि जाहिर सी बात है आबादी इतनी बड़ी है, जिसकी वजह से बहुत सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, घटिया किस्म की चीज़ें तैयार की जाती हैं, क्योंकि सस्ते रेट पे बेचनी होती हैं, तो वो चाहते हैं भले क्वालिटी कितनी ही डिक्लाइन कर जाए, लेकिन हम वो प्रोडक्ट बना के दुनिया में भेजें। हुआ ये है, ये गैम्बिया एक मुल्क है अफ्रीका का, जहाँ पर ये शरबत भेजे गए, बच्चों के शरबत थे ये, जिसके बाद बहुत अफसोसनाक खबर ये आई कि अमवात होना शुरू हो गई और बहुत सारे बच्चे, बड़ी तादाद में बच्चे जो थे वो मरे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं 60-70 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनकी हलाकत, 66 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हलाकत हुई है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस वक्त सीरियस कंडीशन में हैं। इससे अंदाज़ा कीजिए कि WHO ने अब तो ये शरबत बैन कर दी है, लेकिन इट्स टू लेट। WHO का काम होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि जितनी भी दवाइयाँ दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट की जाएँ, स्पेशली ऐसी दवाइयाँ जो गरीब मुल्कों में जारी होती हैं, डोनेशन की शक्ल में जारी होती हैं, एड की शक्ल में जारी होती हैं, ताकि उनकी मदद की जाए, उनको ऐसी दवाइयाँ आप ना पहुँचाएँ कि जिनसे वो मर जाएँ। भारत को मेरी नज़र में माफ़ी मांगनी चाहिए उनके प्राइम मिनिस्टर को, गैम्बिया के प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि जो ये हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है। अफ्रीका एक ऐसा सूबा है जहाँ पर बहुत सारे मुल्क हैं, सूडान है, सोमालिया है, जहाँ कहत साली है, जहाँ भूख है, अफलास है, जहाँ पे मदद की ज़रूरत होती है। नाइजीरिया दुनिया को ऑयल प्रोवाइड करता है पावर प्रोड्यूस करने के लिए, खुद बेचारे बिजली से महरूम है। तो अफ्रीका के साथ बड़ा जुल्म है, वहाँ पर भी डिक्टेटरशिप के बड़े साल और बड़ी दिहाइयाँ गुजरी हैं। यही वजह है कि वो इतनी मुश्किलात से दो चार हैं कि आज उनके 60-70 बच्चे एक अजीब गलीज सी दवाई पी के मर जाते हैं और कोई उनको इंसाफ देने के लिए जाता। भारत को कटहरे में लाना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए, क्या आप दुनिया के साथ ये रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हैं? एक कफ सिरप की वजह से बच्चों की जान चली गई। कफ सिरप तो एक ऐसी चीज़ है जो आप नॉर्मली भी ले लेते हैं, तलहा आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, अगर आपको होता है, आपको पता होता है कफ सिरप का नाम क्या है, तो आप खुद ही परचेज कर लेते हैं, लेकिन इट्स रियली रियली कफ सिरप के नाम पे दे वर सेलिंग समथिंग एल्स, जहर बेचा जा रहा है, जहर बेचा जा और कोई चेक करने वाला एक्शन जरूर लेना चाहिए। WHO को भी और इंडिया को वाकई माफ़ी मांगनी चाहिए। जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता और शायद माफ़ी भी उसकी अजाला नहीं कर सकती। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की तरह, क्योंकि लॉलीवुड की मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट अब तक की महंगी तरीन फिल्म करार दी जा रही है। फिल्म देखने वाले शायकीन का इंतजार तो अपनी जगह है, लेकिन फिल्म में काम करने वाले और फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े जो लोग हैं वो भी काफ़ी बेसब्री का इंतजार कर रहे हैं। उनसे इंतजार नहीं किया जा रहा है कि मूवी के रिव्यूज़ कैसे आएंगे जब वो रिलीज़ होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये फिल्म पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी तब्दीली लेके आएगी। इससे बात हम करेंगे इस बारे में, क्योंकि हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम मुलाकात करवाने वाले हैं वो एक ऐसी शख्सियत से जो कि दी लेजेंड ऑफ मौला जट के आई थिंक प्रोड्यूसर हैं या उनसे रिलेटेड प्रोडक्शन में रिलेटेड हैं। तो चलते हैं मोइन की जानिब और देखते हैं कि वो क्या अपडेट लेके आए हमारे लिए दी लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से। तो मोइन, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सबसे बड़े बजट की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज़ में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, और इस वक्त जो आप हमारे साथ शख्सियत देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर असद जमील खान। पेशे के लिहाज से तो ये डॉक्टर हैं, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट के 4 प्रोड्यूसर्स में एक प्रोड्यूसर ये भी हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर इन्होंने फिल्म की तैयारी में अपना किरदार अदा किया। डॉक्टर साहब, आप तो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता, तो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गए? क्या ख्याल आया कि मुझे एक पाकिस्तान को एक ऐसी फिल्म देनी है जिसकी दुनिया भर में सकदूम है? ये तो आपके 2 डिफरेंट किस्म के सवाल हो गए। जहाँ तक इंडस्ट्री में आने का सवाल है, मेरी वाइफ जो कि मेन प्रोड्यूसर भी हैं और सारे करता धरता भी हैं इस प्रोजेक्ट की, हमारा हिकमत, एग्जैक्टली, वो एक तो उनकी वजह से ऑब्वियसली एसोसिएशन बनेगी। दूसरी ये चीज़ थी कि मेरे फादर की बड़ी विजन थी शुरू से ही, पाकिस्तानी सिनेमा को देखते थे पेशे के लिहाज से, वो भी डॉक्टर, लेकिन ऑलराइट जी, 13 अक्टूबर को रिलीज होने वाली मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट के प्रोड्यूसर से, 4 प्रोड्यूसर्स उस मूवी के, उनमें से एक प्रोड्यूसर से मोइन जुबैर बात कर रहे थे, गुफ्तगू जारी थी उनसे। कुछ टेक्निकल एरर है, हम मजीद कंटिन्यू करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल अगर मूवी का ट्रेलर देखें तलहा, तो वाकई एक बहुत ही इंटेंस ट्रेलर है और वेट नहीं हो रहा है कि 13 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो और हम देखने जाएं। यकीनन, इट लुक्स रियली नाइस, लुक्स रियली अमेजिंग। हर कोई इस वक्त बेचैन है इस मूवी को देखने के लिए और टिकट्स बिकना शुरू हो चुकी हैं, बड़ी तादाद में बिक चुकी हैं, और मैं नहीं समझता कि इतनी एंटिसिपेशन किसी और मूवी की हमने पाकिस्तानी फिल्म शायकीन में देखी होगी जितनी हम
मौला जट के लिए देख रहे हैं, विच इज़ अगेन अ गुड साइन, अ साइन दैट हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, वापस अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, जिसकी हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है। वर्दा इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तानी इंडस्ट्री कि हमारी दुआएं हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री इस तरह से ही ग्रो करती रहे। और बहुत अच्छा लगता है कि अब जिस तरह की अच्छी बेहतरीन मूवी, सिनेमाटोग्राफी और हर चीज़ इतनी बेहतरीन है, डायलॉग्स, और अब देखें कि क्या परफॉर्मेंस है हमारे आर्टिस्टों की। डेफिनेटली मूवी जब रिलीज़ होगी तो मज़ीद डिटेल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे छोटे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब बात करेंगे कुछ मुआशी सूरत हाल की। मुआशी सूरत हाल इन द सेंस लाइक कि जो हम आम लोग तला आज के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त। इन दोनों जो एक महंगाई का सुनामी आया हुआ है, बल्कि बेरोज़गारी और मुस्तकबिल की नाकामियों का एक जो खौफ है जो नौजवानों में है, और इसके अलावा एक फैमिली की अगर हम बात करें तलहा जी, तो अगर कोई शख्स काम पे जाता है तो अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाता कि महंगाई इतनी है, घर के अखराजात को कैसे पूरा किया जाए, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें कैसे निकाली जाएं, आए दिन महंगाई होती चली जा रही है। वो अपने एक क्रिएटिविटी, अपने काम में प्रोडक्टिविटी वो डिलीवर नहीं कर पाते। उसकी फ्रस्ट्रेशन लेके वो घर जाते हैं, घर जाके वाइफ से उलझते हैं, बच्चों पे गुस्सा करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालते हैं, जिसकी वजह से वाइफ भी परेशान होती है, मुश्किलात का सामना करती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालती है। तो इससे पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है। हम इस सिनेरियो में पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? बहुत मुश्किल है पॉजिटिव रहना, लेकिन मेरी नज़र में अगर आपने पॉजिटिव रहना है तो आप दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें, अपने अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। बेशक ये दुनिया मेरे रब के हुक्म से चलती है, और खुशी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर होती है, और इंसान अगर उसके अपने अंदर झांक कर उस खुशी को नहीं ढूंढेगा तो हमेशा गम में डूबा रहेगा। कासिम अली शाह, मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे साथ मौजूद है। कासिम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। क्या वजह है कि हमारे लोग अपने अंदर कम देखते हैं, बाहर ज़्यादा देखते हैं, दुनिया में खुशी ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते? जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़े शानदार मौजू का आपने इंतखाब किया, और मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी पूरी की पूरी समाज वो जिस चीज़ पे खड़ी होती है वो तसव्वुर कामयाबी है। किसी भी समाज में ये जानना, ये समझना कि लोग कामयाबी किसको समझते हैं और उनके लिए कामयाबी का तसव्वुर क्या है। इसके साथ ये बताता चलूँ कि कामयाबी का तसव्वुर हर एक का बना होता है, वो माने या ना माने। ये शऊरी तौर पे बना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमूमी तौर पे सोसाइटी में इतने स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं और इतने कह लीजिए KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पहले से मौजूद होते हैं कि कोई भी शख्स जो सोसाइटी में मौजूद है वो चाहते ना चाहते उन्हीं को फॉलो करने लग पड़ता है। अब कामयाबी का तसव्वुर इसके गिर्द ही खुशी घूमती है, यानी खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक जो है वो इस चीज़ के साथ है कि कोई फ़र्द किस चीज़ को कामयाबी मानता है और जिस चीज़ को वो कामयाबी मानता है वो कैसे अचीव की जा सकती है। अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी ठीक हो गई। अब इसमें देखिए कि तसव्वुर कामयाबी जिसकी मैंने बात की है, ये आप बनाने के बाद, बनने के बाद आपकी हर सोच और हर एक्शन इसी पे खड़ा होता है। खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप ही के बकौल हम खुशी को बाहर तलाश कर रहे हैं। खुशी बाहर है ही नहीं, खुशी तो अंदर है। और खुशी के अंदर होने का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? खुशी के अंदर होने का ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि आप कितना राज़ी हैं वो ज़िंदगी जो आपको मिली। ये पहला स्टैंडर्ड है। दूसरा स्टैंडर्ड ये है कि आपको जो ज़िंदगी मिली, इस ज़िंदगी में जितने रिश्ते आपको मिल गए, इन रिश्तों में कितनी गहराई है, कितने डीप रिलेशन है। खुदा ने इंसान की खुशी को रिश्तों में रख दिया है, और जितने मजबूत और गहरे रिश्ते होते हैं इंसान उतना पूरे तमाद होता है और उतना ज़्यादा खुश होता है। यानी पहली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो राज़ी रहना, मुतमईन होना है। दूसरी चीज़, खुशी का दूसरा बड़ा सोर्स वो कहीं ना कहीं रिश्ते हैं। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा काट के अपने काम को दे देते हैं। सही। अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं करते, आप अपने काम से खुश नहीं हैं, आप अपने काम से राज़ी नहीं हैं, आपका काम आपके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स नहीं है, तो आप कभी खुशी को हासिल नहीं कर सकते। यानी एक ऐसा काम जिससे जितना मर्जी मुआवजा मिलता हो, जो मर्जी आपका स्टेटस हो और जिस मर्जी ओहदे पे आप बैठे हों, अगर आपके पास खुशी नहीं है, आप उससे राज़ी नहीं है, इंजॉय नहीं कर रहे अपने काम को, तो फिर याद रखिए आप कामयाब भी नहीं हैं और आप खुश भी नहीं हैं।
सो ये तीन चीजें, जो तीन स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताए, ये दुनिया में एक बड़ा कमाल रिसर्चर था क्लेटन क्रिस्टनसन के नाम से। क्लेटन क्रिस्टनसन ने कई साल रिसर्च की और उसके बाद एक दुनिया को कमाल किताब दी, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। अगर आपको कभी जिंदगी को मापना पड़ता है, जिंदगी को ऐसे करके तराजू में रख के मापना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है कि मेरी जिंदगी कामयाब है या नाकाम, तो फिर आपको जो क्राइटेरियाज तीन चाहिए वो ये तीन क्राइटेरियाज हैं। मुतमईन कितने आप अपनी जिंदगी से, आपके अज़दवाजी रिश्ते, आपके करीबी रिलेशंस कितने ज़बरदस्त हैं, और तीसरी चीज़ आप अपने काम को कितना इंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो तसव्वुर कामयाबी है जिसके साथ हमने जोड़ा है खुशी को, यानी जो लाजिम है कि जिसके बगैर खुशी मुमकिन नहीं है। आप अगर आज के समाज को देखिए तो इस समाज में खुशी के ना होने की वजह यह है कि हमने इसके अलावा स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। लोग जो कुछ है उसको महसूस नहीं कर रहे और जो नहीं है उसकी हसरत और तमन्ना रखते हैं। और जिस भी शख्स के पास हसरत होती है, लालच होता है, वो खुश नहीं हो सकता। यानी खुशी के कोई मुखालिफ चीज़ है, खुशी के कोई खिलाफ चीज़ है, या कह लीजिए खुशी को उड़ा देने वाली कोई चीज़ है, तो वो लालच है, वो हसरत है, शाह साहब, वो एक दुख और यासियत की कैफियत है। शाह साहब, वजह मेरी नज़र में एक बड़ी ये है कि हमने अपने टारगेट्स, अपनी खुशी, अपने तमाम तर चीज़ों को जोड़ दिया है पैसे से। न जाने क्यों हम ये समझते हैं कि पैसा ज़्यादा होगा तो ज़िंदगी अच्छी होगी, जबकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़े कह देते हैं कि ये मत समझना कि मैंने उसको ज़्यादा दिया है तो मैं उससे राज़ी हूँ या उससे खुश हूँ। पैसे से मत तोलना अपनी ज़िंदगी को कि मैं कितना राज़ी हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से और तुमसे। लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में, सोसाइटी में, एवरीथिंग इज़ मनी सर। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया एक, और लोग ऊपर ही देखते हैं, नीचे नहीं। देखिए, ट्रेजेडी है ना कि हम सारे मटेरियलिस्टिक अप्रोच पे चल पड़े। हालांकि कुरान में अगर कुरान की तरफ जाइए तो सबसे वाज़िया पैगाम हमें बनाने वाला हमारा खालिक, हमारा अल्लाह हमें वाज़िया तौर पे कहता है कि तुम में से कामयाब वो है या कामयाब वो होगा, मुकम्मल कामयाब का बल्कि वर्ड है, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया और जहन्नुम से बच गया। अब जन्नत में दाखिल कौन होगा और जहन्नुम से कौन बचेगा? जो अल्लाह की मानेगा। यानी अल्लाह को मानना, इशफाक साहब के बकौल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लाह को मानने के साथ साथ अल्लाह की मानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह की मानने का मतलब क्या है कि कुर्बानी देना सीख लीजिए, रिश्ते निभाना सीख लीजिए, ईमानदारी सीख लीजिए, इखलाक से बात करना सीख लीजिए, अपने बड़ों को ऐसा कुछ ना कहिए कि उफ भी निकले उनके मुंह से। आप अगर अपने लेन देन में ठीक हैं तो रब राजी है आपसे। रब राजी है तो आपका यहाँ का दुनिया का कदम जिस तरफ आपको लेकर जा रहा है वो आखिरत है। और आखिरत में अगर कासिम साहब की तरफ चले गए, कासिम साहब, रब राजी, तो आप मुकम्मल कासिम साहब, रब राजी ते सब राजी, सारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन शाह साहब, एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगी आपसे कि सक्सेस की बात की आपने खुशी की बात की, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह बजा है, लेकिन इन हालात में जो इस वक्त मुश्किलात का सामना हमारी फैमिलीज कर रही हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि फ़ीस पे करने के पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अपने बजट से लोग आउट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, उसमें कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं? उस वक्त सक्सेस की बात बहुत दूर चली जाती है, पहले तो इंसान ये कहता है कि जी हम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा लें, अपने घर का गुजारा सही से कर लें। मैं हमेशा से कहता हूँ कासिम साहब के 100 मस्जिदें बनाने से बेहतर है एक भूखे को खाना खिला दो। वजह यह है कि भूख वो वाहिद चीज़ है, इसकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख इंसान को कुफर पे मजबूर कर देती है। कि मस्जिद ना मिले नमाज पढ़ने के लिए तो आप कुफर पे मजबूर नहीं होगे, पेट खाली होगा, पेट में आग लगी होगी तो आप कुफर पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन शायदली हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं ऐसे इस वक्त करंट, जिसकी वजह से इस पेट की आग बढ़ रही है, लोगों में बेचैनी फैल रही है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, और जो हुक्मरान हैं वो सियासत में मसरूफ़ है। कासिम साहब, सिचुएशन सीरियस हो रही है। देखिए, इसमें एक फ़र्द वाहिद को अगर हम मुखातिब हम उससे हैं, एक फ़र्द वाहिद से, तो मेरी फ़र्द वाहिद से तो यही दरख्वास्त है कि आप अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल कोशिश काविश करने के बाद आपको जो नतीजा मिला है उससे तो आप राज़ी हो जाइए। अगर आप अपनी मुकम्मल कोशिश काविश के बाद जो नतीजा मिला है उससे राज़ी नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल आपके लिए हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने जो वादा किया, उसने कहा तुम्हारे सारे गुनाह, सारे जुर्म, सब चीज़ें वो मैं माफ़ कर दूंगा, बस एक गलती मत करना। और वो एक गलती क्या है? मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। अब रहमत से ना उम्मीद होने वाले के साथ ऐसा क्या होता है, और रहमत से पुरुमीद यानी पुरुमीद रहने वाले के साथ क्या होता है? याद रखिए, जो भी रहमत उम्मीद रखता है, पुरुमीद रहता है, वो इम्कानात की दुनिया में रहता है।
इम्कानात की दुनिया में रहने वाले के लिए नए नए ऑप्शन, नए नए रास्ते बनते रहते सही। हैं। दुनिया का हर तरह का क्राइसिस किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होता है और किसी के लिए सिर्फ क्राइसिस होता है। ये चैलेंज जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, मैं फर्द वाहिद से सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ स्टेट को ठीक होना चाहिए, स्टेट को जिम्मेदारी निपटानी चाहिए, महंगाई खत्म करनी चाहिए, डॉलर को नीचे लेके आना चाहिए, अशिया जरूरत जिंदगी की वो सस्ती होनी चाहिए, वो अपनी जगह पे। कासिम साहब आप फर्द वाहिद की आप बात कर रहे हैं, मुझे आप खुद सोचिए सर, कासिम साहब हमारे मुल्क का बड़ा प्रॉब्लम है बिजली के बिल, पेट्रोल के पैसे, तेल महंगा हो रहा है रोज रोज। ईरान से इंडिया भी ऑफिशियली ऑयल खरीदता है, चाइना भी खरीदता है, हम नहीं खरीद सकते क्योंकि हम अमेरिका के दोस्त हैं। ये कहां का जुल्म है कासिम साहब? ये तो देखिए पॉलिसी मैटर्स है ना, हमारे सारे के सारे पॉलिसी तो आवाम का खून निकाल रही है, सब जूस बना रही है। बहुत अच्छी कमांड नहीं होगी। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि आप अपनी जिंदगियों में हम सब मुड़ के देखें, जो आज है और जो आज की ज़रूरतें हैं और जो आज की हम आसानियाँ अल्लाह से मांग रहे हैं और जो वो पूरी नहीं भी हो रही, इससे बहुत कभी हम सब ने गुजारे किए हुए हैं। इस समाज में एक बहुत बड़ा मसला नाखुश होने का, नाशुक्रापन है। लोग बहुत कुछ होने के बावजूद भी राजी नहीं है। फकत 20 साल पीछे इतनी मोटरसाइकिल पाकिस्तान में नहीं थी, फकत 20 साल पीछे इतनी गाड़ियां पाकिस्तान में नहीं थी, फकत 20 साल पीछे इतने लोगों के पास घर अपना नहीं था, फकत 20 साल पीछे इतने लोगों को भी साफ पानी पीने को मुयस्सर नहीं था। जो तमाम चीज़ें हमारी सब जिंदगियों में शामिल हुई हैं, क्या हमने इनको कभी शुमार किया? क्या हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया? क्योंकि ये जो खुशी का मौजू है और कामयाबी का मौजू है, ये कलेक्टिव टर्म में हम नेशंस के राइज एंड फॉल को इस वक्त डिस्कस नहीं ना कर रहे जी, हम तो बात कर रहे हैं एक फर्द वाहिद इस मौजूदा सिचुएशन में क्या कर सकता है। यानी मेरा मुखातिब तो वो है जिसका ये चैलेंज है कि उसके पास कुछ है और कुछ वो फिर भी नहीं है। मैं तो मुखातिब उससे हूं जिसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वो फिर भी खुश नहीं है। शाह साहब, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है, उनके पास, जैसे आपने जिक्र किया कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया होता है, उनके पास बैंक अकाउंट में पैसे भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनके मुंह से निकलता है जी बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास तो है नहीं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें? क्या उनकी आदत होती है? क्या उनको कोई साइकोलॉजिकल कोई इशू होता है कि जो कभी एडमिट नहीं करते या कभी शुक्र अदा नहीं करते कि जी जितना भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है? ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी दानिश्वर ने कहा कि दुनिया की सारी किताबें, सारा विजडम और सारी गाइडेंस किसी की गुर्बत को ख़त्म कर सकती है, लेकिन एहसास गुर्बत को ख़त्म करना गुर्बत के ख़त्म करने से ज़्यादा मुश्किल है। यानी एहसास गुर्बत में रहना ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज के कई लोग शिकार हैं जो खुशहाली हासिल कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, अशिया बना लेते हैं, बैंक बैलेंस भी होता है, लेकिन एहसास गुर्बत ख़त्म नहीं होता। एहसास गुर्बत होने की वजह से दिल की तंगी होती है, दिल की तंगी की वजह से हाथ तंग होता है, वो खर्चने में भी फिर तंग होते हैं, और यकीनी बात है कि उनकी जुबान पे हमेशा गिला शिकवा होता है, रहता है। ये एक नाशुक्रेपन की बदतरीन शक्ल है। शुक्रगुजारी ये है कि जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसे खुद भी इस्तेमाल कीजिए, उन नेमतों में दूसरों को भी शामिल कीजिए। यानी अगर आप नेमतों को भले से इस्तेमाल करते हैं, ये शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है कि नेमत जिसने दी है, नेमत को उसी पे निसाब दिया जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। कासिम अली साहब की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जितने भी क्राइसिस आते हैं वो एक नई अपॉर्चुनिटी डोर ओपन करते हैं। अगर हम ये सोच के चलें तलहा तो कितनी ही अच्छी बात है, और नाउमीदी कभी नहीं करनी चाहिए। नाउमीदी वैसे भी कुफ्र है, हमेशा अल्लाह की रहमत से हमें आशना रहना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए। यकीनन यकीनन। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान की यंगेस्ट, दुनिया की यंगेस्ट नोबेल अवार्ड याफ्ता मलाला यूसुफजई की, जो आजकल पाकिस्तान में है। वो अपने वालिदैन के हमरा गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ से कराची पहुंची। इस मौके पर कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम और ख़ास इंतजाम भी किए गए थे। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध की जानिब से मलाला यूसुफजई की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, उसकी हिदायत जारी की जा चुकी हैं। पुलिस का खुसूसी यूनिट सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इस वक्त एक्टिव हैं पाकिस्तान में। सही, मलाला यूसुफजई आज सुबह ही पाकिस्तान लैंड किया है उन्होंने, और इतनी सख्त सिक्योरिटी के हमरा वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंची हैं। यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम किया जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ खेल के मैदानों से अपडेट्स लेते हैं। तला दीजिए क्या खबर लाई? हाँ जी, अगर हम बात करें कि ख़वातीन की, तो ये बात हम जानते हैं तला, हमेशा आपको मैं कहती हूँ और आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हमेशा जिक्र करते हैं, लेकिन ख़वातीन किसी भी खेल के मैदान में हो या कुछ भी हो, किसी से कम नहीं है तला।
ये बात तो अग्री करेंगे इस आप? बात में एग्री करता हूँ, लेकिन जितनी अयाशी खवातीन की पाकिस्तान में और किसी और मुल्क में है भी नहीं, ये भी आप एग्री करें। दुबई में आपके घर में इतने नौकर नहीं थे जितने पाकिस्तान में है, जितनी इज्जत पाकिस्तान में आपको मिलती है। यहाँ किसी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है, हमेशा लेडीज लाइन छोटी सी होती है, आराम से चली जाती है। ऑफिस में आपको पिक एंड ड्रॉप मिलता है क्योंकि आप लेडीज हैं, मर्दों को नहीं मिलता। मैं अभी मजीद बोलना शुरू करूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हकीकत क्या है। सारे राइट्स मिलते हैं खवातीन को और फिर बोलाते हैं ओ जुल्म हो गया, जुल्म कर दिया मर्दों ने। मैं यहाँ पे एशिया कप की बात करूंगी, जिस तरह के सनसनीखेज मुकाबले के बाद वुमेन पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है श्रीलंका की टीम से मुकाबला किया उन्होंने, और अब तक की सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तानी वुमेन टीम की अगर पॉइंट स्कोर की बात करें हम तो दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि श्रीलंका वुमेन टीम भी आज मैच खेलेगी और देखेंगे कि क्या है। वैसे अब तक वो 4 में से 3 मैचेस जीत चुके हैं, ऐसे ही स्कोर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज मुझे ये मालूम है इंडिया को उन्होंने जो है तिकनी का नाच नचाया था, बेहतरीन तरीके से पछाड़ा था, नानी याद दिला दी थी, इसलिए बड़ा खुश हूं उनकी परफॉर्मेंस से। आई थिंक इंडिया को हरा दो, दैट्स इनफ। वो फिर हम जीत ही जाते हैं, वो फिर हमारे लिए वर्ल्ड कप का जीतना जो है वो उसके बराबर होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की जो आज चल रहा है, जिसमें पाकिस्तानी टीम क्या खेले पाकिस्तानी बैट्समैन, वाह, मतलब मैं कुर्सी पे उछल रहा हूं उनकी बैटिंग देखकर ना। 130 रन्स पे टीम ऑल आउट, क्या बेहतरीन बैटिंग थी। बाबर और रिजवान क्या स्टाइल से आउट हुए हैं। इतने स्टाइल से आउट होना, आपको मालूम है बच्चों का खेल नहीं होता, वरना बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। और यकीनन आप देखिए न्यूजीलैंड वाले आउट ही नहीं होके दे रहे, उनको मालूम ही नहीं है स्टाइल से आउट होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और आप देखिए हमारी पावर रेटिंग क्या है, 27 बॉल पे 27 रन डाला। देखिए अब मानते हैं आपके बताएं जो हमारी खवातीन हैं वो ज्यादा आगे हैं कि नहीं? इकबाल जमील हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा, वेलकम करते हैं उन्हें। इकबाल साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की, आपको बहुत पसंद आई होगी। यार आपने जबरदस्त बात कही है, आपने रियली कमाल की परफॉर्मेंस थी। और सारी बात ये कि न्यूजीलैंड में 77 मैचों में 77 मैचेस खेले गए हैं गुज़िश्ता जो थे, उनमें पहला ये मैच था जिसमें कोई छक्का नहीं मारा पाकिस्तान के ने। क्या बात है, क्या बात। कंटिन्यू 77 मैचेस में। और ये एक अजीब बात है, जो विकेट थी बिल्कुल पाकिस्तानी की तरह थी, ड्राई विकेट थी। सन जो था पूरी आब और ताब से चमक रहा था, कंडीशंस बेहतरीन थी, कोई चिली नहीं था, वार्म वेदर कहने वाला वार्म वेदर। पाकिस्तानी बैट्समैन ने इस अपॉर्चुनिटी को जिस तरीके से जाया किया है, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो ऐसा लग रहा था क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब आई एम रियली वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस, वेरी पैथेटिक। उसका नतीजा देख लीजिए, अब 10 रन रह गए न्यूजीलैंड को जीतने के लिए, और स्टार्ट अच्छा लिया था पाकिस्तान ने। अगेन आई से जो इस बात का खमियाजा, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने शादाब को फिर चौथे नंबर पे भेजा, खुदा की बात है, चौथे नंबर पे बैटिंग कौन करने आता था पाकिस्तान के क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे ओडीआई। जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर आते थे इंडिया की तरफ से, विराट कोहली चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं। आपने शादाब को भेज दिया एक मैच की परफॉर्मेंस पे, फॉर गॉड सेक आपने पूरा मिडिल ऑर्डर को तितर बितर कर दिया है। कोई नहीं, कभी आप नवाज को बेचते हैं, कभी इफ्तिकार को बेचते हैं, और उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। अल्टीमेटली जतोई साहब, जतोई भाई कि मतलब सी द परफॉर्मेंस वाज अ पैथेटिक परफॉर्मेंस। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन्होंने वहां बैठ के मोहम्मद यूसुफ और सकलैन जो कोचेस बने हुए हैं, बैटिंग कोच जमील साहब, हम ये पिछले कई मैचेस से देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर का मसला आ रहा है, मिडिल ऑर्डर सही होके नहीं दे रहा है, मिडिल ऑर्डर की वजह से ही हम काफी सारे मैचेस हार रहे हैं। तो क्यों इसके ऊपर काम नहीं किया जाता, क्यों मिडिल ऑर्डर के ऊपर कोई वर्किंग नहीं होती, क्यों चेंज नहीं किया जाता? देखिए, जब कंसीड कोई करता है ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब रमीज राजा साहब ने ये कहा बयान, मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने कंसीड किया। उन्होंने कहा मेरे पास कोई जादू नहीं है। अरे अगर जादू नहीं है तो कम से कम सिलेक्शन तो बेहतर करते हैं। आपके पास जादू नहीं है, कौन कह रहा है कि आप जादू करें? आप रियल फैक्ट्स पे, ग्राउंड पर लेवल पे आए, आपके पास बहुत सारे पोटेंशियल है। अब तो आपके हाथ से गेम निकल चुका है, 15 तारीख है, आपको टीम अनाउंस करना है। इस टीम के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, आई गारंटी यू 100%। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। इकबाल भाई एक बात मुझे बताइए, रमीज राजा जब चेयरमैन पीसीबी नहीं थे, मुझे आज रमीज राजा में और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी में जमील भाई एक बड़ी कॉमन चीज़ नज़र आ रही है। वो ये नज़र आ रही है कि आरिफ अलवी अब अपनी जमात के बयान से बिल्कुल अलग बात करना शुरू हो गए, पीटीआई के स्टेटमेंट्स के ऑपोजिट जा रहे हैं। रमीज राजा को भी आप देखिए कि जब वो पीसीबी चेयरमैन नहीं थे
तो खुलकर बात करते थे। अब पीसीबी चेयरमैन बन गए हैं तो हर ऐप को छुपाने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता रमीज राजा की प्रायोरिटीज इस वक्त क्या हैं, क्योंकि एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर, वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर फ्रॉम हिम देन व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। इकबाल साहब, Absolutely, you're absolutely correct, Jatoi. Your analysis is 100% right. As a broadcaster, Ramiz Raja used to criticize every ball of the Pakistani innings के जनाब ये हो रहा है, इसको ओपन भेजें, इससे बॉलिंग कर रहा है, फील्ड प्लेसिंग सही नहीं है, कप्तान सही नहीं है। अब मैं ये पूछता हूँ, इस वक्त जो 130 को चेस कर रहे हैं बाबर आजम साहब, कोई जाके पूछे पहली बॉल से उनके दिल में ऐसा लग रहा था कि ही वॉज ए डिफीटेड मैन, मतलब ही डिडंट ट्राई। उसका नतीजा हुआ कि 117 पे एक विकेट गिरी है न्यूजीलैंड की। रमीज राजा बिल्कुल सही, एज ए ब्रॉडकास्टर वो बहुत बातें किया करते थे, लेकिन जब आदमी बैठता है वो निशिस्त पे ना, जब जिस सीट पे वो बैठे हैं उनके पास अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो लेफ्ट एंड राइट देख रहे हैं। ही डजंट हैज गॉट एन कॉन्क्रीट क्रेडिबिलिटी, कोई ऐसी बात करे कि जिससे वो बच सके। जिम्मेदारी बहरहाल उनकी है, सिलेक्शन कमेटी उन्होंने रखा हुआ है, इस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर, जिसको आपने मोहम्मद आसिफ को, इफ्तिखार को इतना हाई रैंकिंग आपने मतलब रेट किया हुआ था, उसका नतीजा ये हो रहा है कि जिस अंदाज में पाकिस्तान की टीम एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो आपका फेवरेबल था, जो आपको अपने होम ग्राउंड में मिलता था, वैसी कंडीशन के अंदर आपकी बैटिंग कोलैप्स कर गई, आपकी बॉलिंग कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। देखिए शादाब के आउट होने से ये हुआ कि तमाम जो नीचे थे, शान मसूद पे प्रेशर आ गया। भाई मेरे ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट जिस अंदाज के साथ दुनिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं खेल रहे हैं इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपकी वजह से हमारे शुरान लगते हैं। अब कुछ ही रन दूर न्यूजीलैंड अपनी विक्ट्री से। इस वक्त लाइव मैच जारी है। अब यकीनन वर्ल्ड कप से मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा, कोई तवक्कुआत नहीं है मुझे। आपकी मर्जी है, आपको भी छोड़ देना चाहिए। खैर, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त हो गया, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए शिकस्त को गले से लगाया है न्यूजीलैंड के खिलाफ आज मैच में। यकीनन दिन का अच्छा आगाज, 130 रन से क्रिकेट टीम हमारी बैटिंग लाइन ढेर हुआ और फिर न्यूजीलैंड ने बआसानी उसको अचीव कर लिया। 9 विकेट उनके हाथ में थी, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ। ये वजह जो मुझे नजर आती है कि हमारी टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसकी बड़ी वजह वरना फिटनेस ना होने की वजह है। मैंने एक बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच को इंटरव्यू किया था, उनका नाम था जूलियन फाउंटेन, बाहर से आए हुए थे, अंग्रेज थे। तो कहते हैं आपके जो खिलाड़ी हैं ना वो डाइव मारने से डरते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी बचपन से रग्बी, अमेरिकन फुटबॉल खेलते हैं, तो उनको छाती पे अगर कोई चीज लगती है तो वो डरते नहीं है। हमारे खिलाड़ी शुरू में डरते थे कि वो डाइव मारनी है, वो बहुत लगेगी सर, मैं नहीं मारता। ये वजह है कि अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी चाहिए। और फिटनेस की बात हो रही है तो आपके साथ एक फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हिना अनीस, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, एस्थेटिशियन भी हैं, और ये आपको तमाम जो फिटनेस के मसाइल हैं उनका हल भी देंगी आपको, तो इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड ग्रेट। हिना, जैसे कि अभी जिक्र किया कि हमारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के स्पेशली, जैसे कि उन्होंने हार को बहुत मोहब्बत से गले लगाया है और इंग्लैंड की टीम ने उनको चारों खाने चित कर दिया, तो क्या वजह है कि हमारी डाइट का क्या हम ख्याल नहीं रख सकते? अगर ऐसे ही जिक्र करें कि अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को रखना है। कि अगर सपोज आपका वेट 80 kg है तो उसमें आपको कितना प्रोटीन लेना है, कितने कार्ब्स लेने हैं, कितना फाइबर लेना है। हम बिरयानी खा के जाते हैं, वो लोग स्टेक खा के आते हैं। एग्जैक्टली, द पॉइंट यही है कि यहाँ पर हम अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी डाइट नहीं ले रहे। सॉरी टू से, जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फिट, बट अगेन मोस्ट ऑफ देम आर नॉट। बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट। इसके साथ साथ सिर्फ स्पोर्ट्समैन की मैं बात नहीं करती, मैं डॉक्टर्स की भी बात कर रही हूँ, मैं लॉयर्स की भी बात कर रही हूँ, मैं आर्म फोर्सेस में, मैं पुलिस फोर्सेस की भी बात कर रही हूँ, मैं जो सड़क पे खड़े हुए हमारे जो सार्जेंट, जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, उनकी हेल्थ की भी बात कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ देम अपने सार्जेंट पुलिस जो इतनी बड़े पेट के साथ पहले पेट दाखिल होता है, वो जो बेल्ट होती है वो नीचे जा रही होती है और एक्स्ट्रा लॉन्ग शर्ट बनानी पड़ती है कि पेट पूरा ढक जाए।
वो धूप में खड़े हुए ड्यूटी कर रहे होते अब हैं। आप मुझे बताएं ना, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इसमें कंबाइन अच्छी नहीं हुई हुई होती है, तो वो क्या परफॉर्मेंस देंगे कंट्री के लिए। सेम विद स्पोर्ट्समैन, अगर उनकी फिजिकल फिटनेस इतनी नहीं है, उनकी मेंटल फिटनेस इतनी नहीं है, उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो क्या स्पोर्ट्स खेलेंगे, क्या टर्न आउट देंगे। डॉक्टर है ना, कंटिन्यूसली डिटेरियोरेटिंग फूड क्वालिटी और प्रोसेस्ड फूड ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया? सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको एक बात कहूँ, सॉरी टू से, मैं बहुत सच बोलती हूँ, लेकिन जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो बैक कर रही है फार्मा इंडस्ट्री को। यस। जो हम गलत खाना कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे तो बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो गोलियां बिक रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात पूरे वर्ल्ड में यही है, नॉट इवन इन पाकिस्तान, इन यूएस, यूके, यूरोप, हर जगह ऐसे ही है। और इजी और कन्वीनियंट फूड ही पैकेज और प्रोसेस फूड है। तो लोग जो वर्किंग होते हैं वो ये समझते हैं कि मैंने तो जाके कन्वीनियंट स्टोर से कन्वीनियंट फूड लेना है और खाना है। लेकिन आपको पता, और फिर वही लोग होते हैं जो उसी कन्वीनियंट स्टोर से हेल्थ सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं। ओबेसिटी का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, हार्ट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, ये सब प्रोसेस्ड फूड से होता है। फिर आके कहते हैं कि अब हमें फूड सप्लीमेंट चाहिए कि जो कि एक नेचुरल सोर्स है, जो हमारी इन्फ्लेमेशन कम करेगी, हाइपरटेंशन कम करेगी, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करेगी। फिर ये लोग जाके टर्मरिक, जिंजर, ऑलिव ऑयल, लेमन, इनकी कैप्सूल खाते हैं। बट ये नहीं समझ रहे, ये एक डायलेमा बन चुका है अब कि हमें प्रोसेस फूड नहीं खाना है। आपने अपने बच्चों को प्रोसेस फूड से दूर रखा है, तो कैसे रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने बच्चों को प्रोसेस फूड से उनके बचपन से ही, जब उनका वीनिंग स्टार्ट हुआ उस वक्त से दूर रखा। उस वक्त से उनको नेचुरल फूड, यानी अगर मैंने फर्स्ट उनको फूड इंट्रोड्यूस करवाया तो वो बॉइल्ड और स्टीम्ड मैश्ड वेजिटेबल्स थी। कैरेट, स्वीट पोटैटो, आपने मार्केट से जाके वो डब्बा नहीं खरीदा, पेस्ट नहीं खरीदा? सो सॉरी, मैंने कोई कैन प्रोसेस्ड प्योरेज नहीं ली, मैंने घर में बनाया। सेकंड फूड जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया वो फ्रूट्स थे, मैश्ड एंड स्टीम फ्रूट्स। जो थर्ड फूड इंट्रोड्यूस करवाया ना बच्चों को आफ्टर द एज ऑफ 8 to 9 months, वो सॉफ्ट ग्रेन्स थे, जिसमें ओट्स, चावल की पीच, वो घर का बना हुआ हर चीज़। 1 से 1.5 साल की उम्र में मेरे बच्चे सॉलिड्स भी खाते थे, और जो मेरे अब जो पेशेंट्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स के बच्चे हैं, वो इन तमाम प्रोसेस से गुजरते है ना। आप डाइट प्लान शेयर कीजिए हमारे साथ। मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे हैं तो हम डेफिनेटली फ़ायदा उठाएं, अपने व्यूअर्स को भी बेनिफिट पहुँचाएं। आप डाइट प्लान बताएं कि डेली बेसिस पे हमें, जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो कि हर मौसम की ग़िज़ा होती है जिसको हमें लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लेते नहीं, जिसकी वजह से बीमारियों का शिकार रहते हैं। हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी होती है, हम उनको फुलफिल नहीं कर पाते। तो आप एक डाइट प्लान बताएं कि डेली बेसिस पे हमें क्या खाना चाहिए और कितने न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, और किस तरह से हम ले सकते हैं। वर्दा, आपने बहुत प्यारी बात कही कि हमारे जो जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, हमारी डाइट भी बदलती है और हमारी बॉडी भी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है उसको। और अल्लाह ताला ने इतनी प्यारे तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से हर मौसम के फल, हर मौसम की सब्जियां हमें अता की हैं। अब हमें सबसे पहले बताऊं क्या करना चाहिए। ईट रीजनली एंड लोकली, यानी जो आपके रीजन में फूड अवेलेबल है वो खाएं, और जो लोकल अवेलेबल है वो खाएं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया, तमाम सिट्रस फ्रूट्स शुरू हो गए। अब सर्दी के मौसम में जाके आम को और आड़ू को मत ढूंढें। आपको जो सर्दी के फ्रेश सीजनल फ्रूट्स हैं वो आपने खाने। पॉइंट नंबर 1। एक इशू ये है कि वो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है ना, वो चला रहे हैं स्क्रीन पे, कम खर्च में फिट कैसे रहें। यकीनन ह्यूज क्वेश्चन। चने खाते रहें। अभी बताते हैं कितना आसान है कम खर्च में फिट रहना। ये भी एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि परसेप्शन फैल चुका है कि फिटनेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपसे कहती हूँ, जस्ट ट्राई इलनेस, हाउ एक्सपेंसिव इट इज़। है ना। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, पतोकी से लाइन पे हैं, तो उनको पहले ले लेते हैं। मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अकरम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। तो जी, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। जी आगे कहिए। तो आप ब्लड मैं प्रेशर के इसमें मरीज पूछ रहा था, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो मैं ये पूछ रहा था इसमें कौन सी खुराक होनी चाहिए जिसमें बंदा फिट रह सके जी। आप हमारा प्रोग्राम कब से देख रहे हैं? सर मैं रोजाना देखता हूँ इस वक्त जी। वो देखते रहे, इंशाल्लाह अफादियत होगी, फायदा होगा आपको। डॉक्टर साहब ही बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम। बिल्कुल। अब ब्लड प्रेशर स्टॉप हो सकता है विद इन 3 to 4 month। एक डाइट है डैश डाइट,
डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इस डाइट का बेसिक रूल जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है, आपने बहुत मुश्किल इंग्लिश यूज की है, मेक इट इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड अप्रोच टू कि ऐसी डाइट जिससे आपकी टेंशन कम हो, हाइपरटेंशन आसाबी तनाव में कमी लाने के लिए कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना है। जी डॉक्टर साहब। उसमें बहुत आसान है कि जो भी आपने थोड़ी देर पहले बताया, प्रोसेस टिन कैन पैकेज फूड को बिल्कुल डाइट से निकाल दें। अब आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। ये भी मेंशन कर दें कि बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड कौन सा कहलाता है। प्रोसेस्ड फूड बच्चों के नगेट्स में भी आते हैं, जो आप ये भी प्रोसेस्ड फूड्स कहलाते हैं। हम सॉसेजेस खरीदते हैं, हम बाहर से रेडीमेड नगेट्स खरीदते हैं, ये भी प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। स्लाइस चीज भी जंक फूड में आती है। बिल्कुल। केचप, चटनी, इनफैक्ट जितनी, अब मैं बहुत आसान उर्दू में बताती हूँ, डब्बे, बोतल, पैकेट में बंद जितनी चीज़ें आ रही हैं वो घर पे लाएंगे, वो तमाम प्रोसेस्ड हैं, तमाम प्रोसेस्ड हैं। जितना देसी खाना, खुला खाना जिस पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई होगी, वो सब नेचुरल है, आप वो सब कंज्यूम कर सकते हैं। और घर पे पका हुआ खाना। घर पे एक पका कॉलर हमारे साथ है, मिसेस आदिल, वेलकम टू दुनिया बोल है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनकी डाइट को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है? राइट, थैंक यू सो मच। और एज जो है वो 65 है। एज 65 chronic disease, recommend your diet। अच्छा, ऐसा है कि अब क्रॉनिक जो किडनी डिजीजेज हैं इसमें तो हम पानी का इंटेक भी लिमिटेड लेते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट पानी है इनकी, जो इनके पोटेशियम को बॉडी में कम करेगा, वो है सौंफ का पानी। तो आप सौंफ और मिंट का कहवा रोज़ पिएं, अगर कहवा कोई भी देना है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, आपने खजूरें नहीं खानी है, बादाम नहीं खानी है। अब वो तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हमें अलाउड होते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीजेज, जिसको हम CKD कहते हैं, उसमें अलाउड नहीं होते हैं। वीट यानी गंदम अलाउड नहीं होता, चावल अलाउड होते हैं। आप इसमें सफ़ेद वाला चावल खा सकते हैं, ब्राउन राइस नहीं खाएंगे। अच्छा, ब्राउन राइस नहीं खा सकते। ब्राउन राइस नहीं खाएंगे आप, इसमें ओट्स भी नहीं खाएंगे। सफ़ेद चावल, मूंग की दाल बेस्ट है। इसमें बहुत लिमिटेड हमारे पास डाइट आती है, बहुत प्रिसाइजली इसको फोकस करना होता है कि पेशेंट को ये देना है। हरे पत्तों की सब्जियां भी कम से कम देनी होती। लौकी सब्जी में बेस्ट है, बैंगन बेस्ट है आपके लिए, जैसे मैंने बताया मूंग की दाल और सफ़ेद चावल बेस्ट है। तो बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। स्ट्रॉबेरीज अच्छी होती हैं, एप्पल अच्छा होता है। डॉक्टर हिना, व्हाट्स योर डाइट? आप क्या खाती हैं सुबह, शाम और रात? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डाइट बहुत ही सिंपल, सस्ती, अच्छी और सेहतमंद है। देख के लग रहा है कि सिर्फ हवा और पानी पे जिंदा है। और यही डाइट आप बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कि ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, लंच में क्या लेना चाहिए, मिड आपको स्नैक क्या लें, मिड मील स्नैक जो होता है। 3 दाने अंगूर के सुबह? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल, सबसे पहला तो मैं जो काम करती हूँ ना, कि जो मेरी ईटिंग विंडो है ना, वो 8 से 10 आवर्स है, मैक्सिमम 10 आवर्स। ठीक है। यानी मैं 14 घंटे का रोज फास्ट करती हूँ। ये इंटरमिटेंट डाइट के बारे में आप बात कर रही हैं? इंटरमिटेंट डाइट की मेरे बारे में बात करती हूँ, लेकिन ये यानी सुबह का नाश्ता कितने बजे? तकरीबन 11 से 12 क्या है के नाश्ते बीच में? नाश्ते में ओट्स हैं, किसी दिन ओट्स होते हैं, किसी दिन सब्जियों और फलों का जूस होता है। और ओट्स की क्वांटिटी भी बताएं कितनी लेनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए? एक नॉर्मल पर्सन के लिए। नेक्स्ट मील कब है आपकी? लंच कब है? लंच मेरा मिनिमम होता है 2 से 3 बजे के वक्त, लेकिन वो स्नैक होता है, वो एक फ्रूट होता है। अगर मैंने मॉर्निंग में ओट्स ले लिए तो मैंने दोपहर में एक फ्रूट ले लिया, और इसके साथ टी, ब्लैक कॉफ़ी, एनीथिंग। डिनर की बारी कब आएगी? डिनर होता है जस्ट आफ्टर मगरिब की नमाज, जस्ट आफ्टर। पूरा पूरा कंप्लीट मील होता है। आइदर उसमें दाल और राइस होते हैं, ओट्स की चपाती, दाल और वेजिटेबल एक एक कटोरी होते हैं, या उसके साथ ब्राउन राइस, दाल और वेजिटेबल होते हैं, या उसमें चिकन का स्टेक होता है, बॉइल्ड एग होते हैं, फिश होती है। आप खुद ही खाती हैं? सब कुछ खाती ऐसा तो नहीं कोई बराबर में बैठा होता है वो खा जाता है और आप देखती रह जाती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। कभी कभार मैं सुबह, मोस्टली मेरी आदत है कि मैं सुबह के वक्त सब्जियों का जूस जरूर पीती हूँ। डॉक्टर है ना, हमारे हम सिंधी में कहते हैं हाटी एड़िया। हाटी उसको कहते हैं कि जब वो पैदाइशी ऐसा इंसान होता है ना, जो जितना भी खा ले रहता वो पतला ही, उसको 1 इंच नहीं बढ़ता है। मेरे दोस्त है नूरुद्दीन, वो भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं आपकी हाटी ऐसी है?
है कि आप जितना भी खा ले पतली रहती है। मैं एक्चुअली डाइट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हिना की जो है वो मेटाबॉलिज्म माशाल्लाह बहुत फास्ट है, इस वजह से आप जो है वो बहुत मैं स्लो टेक्निक हैं। बताती हूँ, मेटाबॉलिज्म कैसे आपका फास्ट होता है। प्रोवाइड, वो आपको अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना है जो आपकी बॉडी चाहती है। आपको क्लेंस करना है एवरी डे। अच्छा, क्लेंजिंग का प्रोसेस अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी में डेली है, हमें कोई ऊपर से सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं है। सही टाइम पे खाना है, फास्टिंग करनी है ताकि बॉडी में आपकी वो इम्यूनिटी खुद हो जाए बिल्डअप। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़्यादा वायरसेस अटैक नहीं करते, मैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह का करम है, इम्यूनिटी आपकी बीमार माशाल्लाह नहीं बहुत होती strong है। आपने कितनी वायरसेस पे अटैक किया? मैं तो रोज एक वायरस पे अटैक करती हूँ। क्या है आपका तरीका वारदात, क्या है मुझे बताइए, किस तरीके से हमला होता है? मेरे पर्स में फल और सब्जियां मिलते हैं। आपको पता है अल्लाह ताला ने हर फल और हर सब्जी में इतने ज़्यादा फायदे रखे क्वेश्चन हैं। रिगार्डिंग फल, आजकल सीजन में फल आया हुआ है अमलोक, जापानी फल भी उसे कहते हैं, तो उसको खाने से क्या मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है? देखिए, इट इज़ हाई इन विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी आपके लिवर को क्लीन करने में मदद दे रहा होता है, आपके बॉडी में सेल टर्न ओवर करने में बहुत मदद दे रहा होता है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी बॉडी में कहीं भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है या आपके एंडोर्फिन नहीं आ रहे होते, सेरोटोनिन जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, उसके भी होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके कोर्टिजोल लेवल जब कम हो जाएंगे, सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएंगे और आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी कि हमने हिना की डाइट बहुत अच्छे से सुन ली है, मैं चाहूँगी व्यूवर्स का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तलहा, हम अपने डेली रूटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है फाइबर की और प्रोटीन की, वो कैसे पूरी कर सकते हैं? आपने बात की स्टेक की, देखिए अब घर में एक बजट को रखते हुए सब लोग एक चिकन की स्टेक नहीं चिकन का है, तो स्टेक होता नहीं है, वो ग्रिल चिकन ही होती है, लेकिन वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनकी अफोर्डेबिलिटी होती ही नहीं। तो कैसे जो आम लोगों के खाने हैं उसको रखते हुए आप अपनी प्रोटीन की जो ज़रूरियात हैं वो और फाइबर की ज़रूरियात तो कैसे पूरा कर सकते हैं? बहुत आप पूछ रहे हैं ना कि सस्ता प्रोटीन क्या होता है? सस्ता प्रोटीन, सब्जियों में क्या प्रोटीन होता है ये भी बताइए। दालें होता है, दालें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। सब्जियों में आ जाएं तो हरे पत्तों वाली सब्जियां, बीन्स जो कि हमारे हरे वाले लोबिया होते हैं, आजकल सीजन में आए हुए हैं सर्दियों में। वो कह रहे हैं मैं दालों से 80 ग्राम प्रोटीन नहीं पूरा कर सकता, प्रोड्यूसर साहब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप दालों को कंबाइन करें सब्जियों से, सब्जियों को कंबाइन करें राइस से, ब्राउन राइस से, तो दाल और चावल मिलके कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, जिसमें ऑल एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और कितनी रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे हमारे प्रोटीन की होती है तकरीबन 45 से 65 के दरमियान, डिपेंड करता है आपकी एज, आपके वेट और आपके हाइट पे। तो इतनी प्रोटीन हम आराम से ले सकते हैं। हम अंडे खा सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। मेरा एक सवाल है, हम नाश्ते में जो खाते हैं, हमारी आम आवाम चाय पराठा खा लेती है, चाय और बिस्किट खा लेती है, पापा और चाय ले लेते हैं। और चाय, तो क्या उसी पैसों में हम 2 अंडे नहीं खरीद सकते? अगर हम इक्विवेलेंट करें, एक अंडा कितने रुपए का है? मुझे ज्यादा नहीं पता। 22 रुपए का है, प्रोड्यूसर साहब रोज खरीदते हैं, उनको याद है। अच्छा, एक पराठा कितने का है? तो घर में बनाए ना पराठा, तो आप अगर आप घर में पराठा बनाएंगे तो आई थिंक वो पराठा ज्यादा हेल्दी है। अगर आप बाहर से पराठा 10 अंडे रोज खाता है, 22 रुपए का एक अंडा है, 220 रुपए उसको रोज पड़ते हैं अपने एग प्रोटीन पूरा करने। मैं आपको बताऊं, वो 220 रुपए बेहतर है अगर आप प्रीपेड जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं उससे। वो 220 रुपए जो आप खुद पे खर्च कर रहे हैं, वो एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो बेहतर है। यानी इस सोच को आप कह सकते हैं तो गरीब ऊपर से बदतमीज। नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर वेलनेस एक्सपेंसिव है तो इलनेस ट्राई करें। वो कितनी एक्सपेंसिव होगी? एक एंटीबायोटिक की टैबलेट कितनी होती है? एक एंटीबायोटिक जब आप बीमार हो जाते हैं वर्दा, तो फिर एक एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो कितने की होती है? एंटीबायोटिक की आपको टैबलेट्स की जो पूरी बॉटल मिलती है वही 500 to 600 700 की होती है। अगर वो आप एंटीबायोटिक तक पहुंचेंगे ही नहीं अगर आप डेली रूटीन में अपनी बॉडी को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर सही तरीके से प्रोवाइड। यानी डॉक्टर हिना ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हम लोग बीमार होकर अपने ऊपर पैसे उड़ा देंगे कि हाँ हमें बीमार हैं, दवाइयाँ खरीदो, इलाज कराओ, डॉक्टर की फीस भरो, ये ऑपरेशन, वो सर्जरी, ये ट्रीटमेंट, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए 220 रुपए के अंडे हमारे प्रोड्यूसर आपको बड़े खुराक पे हम खर्च नहीं करते। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि फाइबर की क्वांटिटी डेली बेसिस पे कितनी रिक्वायरमेंट होती है और कैसे पूरा कर सकते हैं? बहुत आसान है फाइबर की भी क्वांटिटी हमारी बॉडी को रिक्वायर करना। अगर हम डेली बेसिस पे 2 फ्रूट्स खाएं, मौसमी जो सीजनल मिल रहे हैं, मैंने नहीं कहा कि आप ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज की तरफ जाएं,
2 फ्रूट्स खाएंगे आप, और इसके साथ 3 तरह की वेजिटेबल्स खानी है, यानी 5। ये जो हमारी मुट्ठी है ना, इसमें हम बंद कर लेते हैं। इतना ही फाइबर हर इंसान को चाहिए होता है। अच्छा। बहुत अल्लाह ताला ने सिंपल रूल बनाए हुए हैं। हमारी बॉडी में हमें प्रोटीन कितना चाहिए, जितना हमारा पाम साइज है इतने साइज का, और थिकनेस भी इतनी होनी चाहिए। आप टॉल हैं, आप अच्छे ब्रॉड हैं, आपका पाम साइज उतना ही बड़ा होगा। तो ये बहुत आसान। बच्चा छोटा है तो बच्चे का भी हाथ छोटा ही है, उसकी मुट्ठी के बराबर मुट्ठी के बराबर उसका स्टमक है। तो बच्चों को भी फोर्स कर करके बहुत ज़्यादा खाना ना खिलाएं कि वो बड़े होकर उनकी हैबिट्स खराब हो जाएं। अच्छा है ना, हमारे एक बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन मैं कहूँगी कि हम लोग जूसेस बहुत ज़्यादा लेते हैं फ्रूट्स के, हम फाइबर वेस्ट कर देते हैं कि भाई हम उसका गूदा जो होता है वो चीज़ हम नहीं खाते, जूस निकालते हैं खाली आपको, लेकिन वो आपके शुगर लेवल को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और एक बहुत फेमस जूस चल रहा था ABC, जिसे हम वेजिटेबल जूस कहते हैं, कि वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। एप्पल बीटरूट कैरेट ABC जूस, तो वो जो है उसका भी शुगर कंटेंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। डेली बेसिस पे अगर आप लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, बढ़ेगा। इसका बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ कि अगर कोल्ड प्रेस मशीन में आप जूस निकाल रहे हैं तो जो उसका छिलका फाइबर अलहदा रह जाता है, उसके 2 से 3 बड़े वाले चम्मच दोबारा ग्लास में डालें। उससे 2 फायदे होंगे। ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा, उसकी वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, आपका पेट भर जाएगा। दूसरा, आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और उसमें जिंजर डालें ABC के साथ, एप्पल बीटरूट कैरेट के साथ, तो जिंजर उसको अच्छी तरीके से डाइजेशन में मदद देगा। उसमें पुदीना डाल दें थोड़ा सा, तो आपको डिटॉक्स करेगा। तो एक जूस में आप लातादाद बेनिफिट्स उठा सकते हैं। चलें इस उम्मीद के साथ कि हमारे प्रोड्यूसर 220 रुपए के अंडे को महंगा नहीं समझेंगे, अपनी सेहत के लिए बहुत कम छोटी कीमत समझेंगे, क्योंकि यकीनन इट्स नथिंग। वी ग्रेटफुल डॉक्टर हिना, यू केम, हमारे शो को 4 चांद लगाए, और उम्मीद करते हैं आपने जो टिप्स दी हैं वो वर्दा जरूर फॉलो करेंगी। रोज आप जो है वर्दा, आप थोड़ी सी इंटरमिटेंट डाइटिंग करना शुरू कर दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। और ये बात हम सुनते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस पे अमल नहीं करते। जैसे हमने कहा अभी कि हम दवाइयों पे खर्च करना प्रेफर करते हैं, लेकिन अपनी खुराक पे नहीं। लेकिन ट्रस्ट में, अगर अपनी खुराक पे खर्च करेंगे तो आपको दवाइयों पे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने आज बात नहीं की है शुगर एडिक्शन की, कि हमारी पूरी कौम जो है शुगर एडिक्शन की तरफ जा रही है। डॉक्टर हिना से अगली बार डिस्कस करेंगे। हम दोबारा अगली बार हिना को बुलाएंगे तो उस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच हिना। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और वक्त हुआ है इस वक्त आपको मौसम से अपडेट करने का कि जनाब महकमा मौसमियात क्या कह रही है आजकल मुल्क के बेशतर इलाकों के बारे में। तो जनाब, अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और पंजाब में बारिश का खतरा जाहिर किया गया है, खदशा। अगर कराची की बात करें तो मौसम बदलने वाला है और रात और सुबह के औकात में खुनकी बढ़ जाती है, क्योंकि रातें थोड़ी सी ठंडी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन अलबत्ता दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है हमें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में दर्जा हरारत मज़ीद कम होने की पेश गोई कर दी है, तो यानी कि हमें थोड़े से गर्म कपड़े निकाल लेने चाहिए। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 22 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब का रुख करें तो इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि बदलते हुए मौसम के बायस रातें सर्द होना शुरू हो गई हैं, यानी कि सर्दी की आमद शुरू हो गई है मुल्क में। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 17 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 तक जाने का इम्कान है। अगर हम लाहौर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सुबह से शहर के कई ज़िला में बादलों के डेरे कायम हैं, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया, लेकिन सुबह से लाहौर में बादलों के डेरे कायम है और कई मकामात पर बारिश का खदशा भी जाहिर किया गया है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अगर KPK का रुख करें तो आज बलाई इलाकों समेत कालाम, दीर, चित्राल और मर्दान के अलावा दीगर शहरों में बारिश के भी इम्कानात जाहिर किए गए हैं। शहरों में ज़्यादातर जो है कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और कराची में आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे साफ है, बारिश के इम्कानात नहीं है, अलबत्ता दोपहर में गर्मी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हाँ रातें ठंडी रहेंगी। तो ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब चलते हैं तलहा की जानिब, क्योंकि तलहा बैठे हैं इस वक्त हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ जिन्होंने कोलैबोरेशन की है टेस्ला के साथ। वो हैं हमारे नस्ट के स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं तलहा की जानिब। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज नस्ट यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात और इंजीनियर्स, कोई इसमें शक व शुबा नहीं है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बड़ा पोटेंशियल है इनमें
और ये इस वक्त ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं जो दुनिया भर में नाम कमा रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन मेरी बड़ी देरीना ख्वाहिश है इनसे कि पाकिस्तान में महंगे पेट्रोल की वजह से लोगों के लिए गाड़ियाँ चलाना अफोर्डेबल नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी दुनिया भर में चल रही है, तो मेरी दुआ है, ख्वाहिश है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट समझिए कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई जाए, एक छोटी हैचबैक, जिससे हर पाकिस्तानी को फ़ायदा हो सके। रेस कार्स अच्छी है, आप रेस कार्स ज़रूर बनाइए, नो ऑफेंस टू रेस कार्स, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है पूरे नेशन को उसका ख्याल कीजिए। आई एम श्योर बहुत सारे स्पॉन्सर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर फंड्स आपके पास आने को तैयार होंगे कि आप कोई छोटी गाड़ी इलेक्ट्रिक तैयार कीजिए आवाम के लिए। और ऐसे ही नौजवान नौनिहाल इंजीनियर्स इस वक्त मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद है, 3 बड़े अच्छे से स्टूडेंट्स हैं। मैं यकीनन आपका ग्रेटफुल हूँ, आपने हमें अपना वक्त दिया है। मुझे आपके नाम नहीं मालूम, नहीं बताया प्रोड्यूसर साहब ने, अपना तारुफ आज खुद करा दीजिए। आई एम हसन रोहान एंड आई एम करंटली मार्केटिंग मेंबर ऑफ टीम This is Maru Mahmood and marketing communication director. आई एम हमाद सिद्दीकी, आई वर्क इन द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। राइट, अब ऐसे नहीं बताओ, माशाल्लाह से आपने एक बड़ी प्यारी सी स्पोर्ट्स कार रेडी कर ली है, दुनिया भर में मशहूर हो रही है, आपकी टीम्स इंटरनेशनल इवेंट्स में जा रही हैं, एक्सपोजर मिल रहा है आपके स्टूडेंट्स को, आपके इंजीनियर्स को। आई एम रियली हैप्पी एंड आई लव द कार दैट यू हैव क्रिएटेड। अब तक आप क्या अचीव कर चुके हो, मजीद क्या अचीव करना है? क्योंकि एज पर माई इन्फॉर्मेशन टेस्ला ने भी आपको सपोर्ट अनाउंस कर दी है, अब आपको शायद लिथियम बैटरीज फ्री में मिल जाएंगी। देखें, अचीवमेंट्स की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन ब्लेस्ड कि हमने पाकिस्तान की पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक कार बनाई इन 2016 विच कम्पीटेड इन यूएसए एंड लेटर ऑन वी आल्सो कम्पीटेड इन 2018 इन सिल्वरस्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम्स। और अभी इस साल भी हमने जाना था, बट सैडली ड्यू टू वीज़ा इश्यूज़, ड्यू टू रशिया यूक्रेन वार वो डिले हो गए और हम जा नहीं सके। हमारी गाड़ी पहुंच गई बट सैडली हमारी टीम नहीं जा सकी ड्यू टू वीज़ा इश्यूज़। यस, फिटे मुंह, वीजा इश्यूज क्यों हुए? हमारे वीजा डिले हो गए तो उस वजह से हम जा नहीं सके। फॉरेन ऑफिस उठ जाओ। तो टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर प्लान्स, बेसिकली अब हमारा जो मेन एम है वो है पाकिस्तान की पहली ड्राइवरलेस व्हीकल बनाना जो कि कम्प्लीटली ऑटोनोमस हो और जो खुद से चलने के काबिल हो। बहुत अच्छा ड्रीम है। आपका ड्रीम क्या है? ये हमारी पूरी टीम का ड्रीम है टू मैन्युफैक्चर पाकिस्तान फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस प्रोटोटाइप। फर्ड ने पाकिस्तान की फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई थी एंड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2024 हम तो ये ड्राइवरलेस जो व्हीकल होगी, क्या ये फ्यूल फ्री भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगी? यस, इट विल बी इलेक्ट्रॉनिक। दुनिया भर में जो बाइडेन अमेरिका में $50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स क्या है? आपने सुना होगा खबरों में, चिप शॉर्टेज, गाड़ियां शॉर्ट हो गई, गाड़ियां लेट आएंगी, गाड़ियों की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। आजकल एक एवरेज अच्छी गाड़ी में तकरीबन 2000 के करीब सेमीकंडक्टर्स लगते हैं। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज इसलिए भी क्रिएट हुई क्योंकि मोबाइल फोन्स में भी यही चिप इस्तेमाल होती है। भाइयों, आप लोगों में इतना टैलेंट है, कोई प्लांट लगा दो, कोई टेक्नोलॉजी ले आओ, कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट कर लो, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो छोटी सी चिप है उसका सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो नीयत नहीं है। आप लोगों में लेकिन नीयत है। नहीं, बिल्कुल प्लान ऐसे ही हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम स्टूडेंट लेवल पे हैं तो हमारे आगे प्लान्स हैं इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाने के। और आप स्टूडेंट लेवल पे हो भाई, आप ही मुस्तकबिल हो इस मुल्क का। ये पिछले गुजरे हैं ना आपसे पहले के, वो किसी काम के नहीं थे। You are the future. Adding on to what Hamad said, basically जो semiconductors, microchips की आप बात कर रहे हैं, they require a lot of precision. और जो सिलिकॉन वैली में जहाँ पे ज़्यादातर मैन्युफैक्चर होती हैं या फिर अभी जो शॉर्टेज चली है उनकी, वो बेसिकली एक सप्लाई चेन वाले इशू की वजह से भी हुई थी। तो इन पाकिस्तान येस, अगर ये स्टार्ट हो जाए तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वी शुड एक्सप्लोर दैट, बट करंटली राइट नाउ द टेक्नोलॉजी इज नॉट, आई गेस इट्स देयर। आप लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हो माशाल्लाह से, और आप दुनिया की टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हो। पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा डिलेमा, अलमिया, जो मिजरी है हमारी, वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया के पास है वो पाकिस्तान को वहां से वो प्रोडक्ट बना के बोलती है हमसे ले लो। हाँ, गाड़ी चाहिए ना, गाड़ी हम टुकड़े टुकड़े में भेज देंगे, तुम नट टाइट करके बोलना मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन हमसे ये दरवाजे फेंडर बनाने की मशीन है मत मांगना भाई, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। वही गाड़ी 15 साल बेचते रहेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे। क्यों हमारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होती? और अगर नहीं होती है ब्रो, व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या हमारी यूनिवर्सिटीज, आप जैसे इंजीनियर्स, वो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं? येस, दैट इज़ वन ऑफ द गोल ऑफ फंड। जो हम लोग करते हैं, जो हमारी कंप्लीट व्हीकल होती है, इसकी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर और फैब्रिकेशन कंप्लीटली पाकिस्तान में हम स्टूडेंट्स करते हैं। मतलब इसकी वेल्डिंग से लेके इसकी एक सिमुलेशन तक सारे हमारे टीम के बंदे करते हैं। एक चीज़ आप सब लोग करते हैं। एग्जैक्टली, उसमें अगर एक नट भी लग रहा है तो उसकी क्या कैलकुलेशन होगी, उसके पीछे वजह क्या है, एंगल्स क्या है, सारा हमारी टीम के स्टूडेंट्स करते हैं। और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की जो बात की जाए, हमारी टीम को तकरीबन अब 8 साल हो गए, 2014 से चल रही है। तो ऑब्वियसली हम लोग 8 साल से यूनिवर्सिटी में तो है नहीं। तो हमारे जो पहले अलमनाई थे वो क्या करते हैं, उनकी जो रिसर्च होती है वो हमें ट्रांसफ़र करते हैं।
वो फिर आगे आने वाली जनरेशन में जाती है, और इस तरह एक ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज भी चल रहा है। और जो रिसर्च होती जा रही है उसमें जितनी एडवांसमेंट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि जो हमारे एलमनाई काम कर रहे थे वो आगे हम में ट्रांसफ़र हो रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। आप उसमें मज़ीद इनोवेशंस लेके आते हैं। वी मेक श्योर दिस थिंग कि हर साल जो भी हमारी व्हीकल बन रही है उसमें हम डिफरेंट आइट्रेशन में अपग्रेड करते रहें, और इनोवेशन और R&D पे हमारा थ्रू आउट देयर काम चल रहा होता है। तो अभी टेस्ला के साथ आप लोगों की कोलैबोरेशन हुई है, तो इस पे कोई प्रोजेक्ट पे आप लोग वर्किंग स्टार्ट की है? आप लोगों ने कुछ पाइपलाइन में है, कुछ प्लानिंग में है? टेस्ला कम ऑन बोर्ड विद अस एज वन ऑफ आवर इनोवेशन पार्टनर, तो डेफिनेटली हम जो भी काम कर रहे हैं इनोवेशन एंड R&D साइड पे, उनकी टेक्निकल टीम और इंजीनियरिंग टीम जो है वो हमें असिस्ट करेंगी इस चीज़ में। वाओ, ये आप लोग कामयाब इंजीनियर बनके पाकिस्तान छोड़ तो नहीं दोगे? डेफिनेटली नॉट। इंशाल्लाह। ये सब अभी वो देखा, वो इंशाल्लाह जो है, वो इंशाल्लाह जो हंसते हुए है ना, इंशाल्लाह आने तो दे ऑफर, तुझे बताऊंगा बाद में मैं। टेस्ला से अभी इनको डॉलर होता है भाई, रुपया होता है ना। नहीं, बेसिकली एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जिसको अच्छी ऑफर मिलेगी चला जाएगा, तो इंशाल्लाह स्टीरियोटाइप खत्म करना है, और हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जैसा आपने ये भी कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर बाहर से चीज़ें प्रोक्योर नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि इन हाउस ही बना लें। इसी तरह हमारे जैसे बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो हमने इस साल अपना इन हाउस BMS बनाया था, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम जिस कंपटीशन में UK में जाते हैं वहाँ पे बहुत कम ही टीम होती हैं जो BMS अपना इन हाउस बनाए, ज़्यादातर बाहर से प्रोक्योर करते हैं। तो हमने इस साल अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इतना आगे बढ़ाया है कि हमने इन हाउस BMS बनाया है। और इसी तरह हमारी कोशिश है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमें इवन बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं वो टोटली पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर और पाकिस्तान के साथ साथ हमारी टीम खुद ही करे। अभी बाहर से क्या आप लोग मंगवा रहे हैं जो कंपोनेंट्स हैं? डिफरेंट होते हैं, जैसे हमारे सस्पेंशन डेपनर्स हो गए, अब वो उनकी कंपटीशन की रिक्वायरमेंट होती है, और मोटर हो गई जो कि पाकिस्तान में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो। तो जब मोटर बाहर से मंगवाते हैं आप, तो कांट यू रेप्लिका दैट और कॉपी दैट टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान? इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, बोलने में आसान है। हाँ, उसकी प्रिसीजन लेवल पे उस लेवल पे लेके आना इज वेरी डिफरेंट, एंड ऑब्वियसली उतनी पावर प्रोड्यूस कराना इज आल्सो वेरी डिफरेंट। अगर हम 2-4 हैकर्स छोड़ दें, वो हैकर आजकल बड़े ऑडियो लीक कर रहे हैं ना, और हैकर भी टेक्नोलॉजी से बड़े कनेक्टेड होते हैं, हर किस्म के वो लूप होल्स जानते हैं इंटरनेट के, हाउ टू गेट इनटू थिंग्स। हैकर्स छोड़ दे, अगर हम बोले यार टेक्नोलॉजी जो है ना सिस्टम के अंदर घुसो, टेक्नोलॉजी निकालो, प्लान्स निकालो और हमें दे दो, हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। देखें, अगर उस लिहाज से बात की जाए, मोटर का तो हमें ही पता है बनती कैसे, उसके अंदर की वर्किंग क्या है, तभी हम ऑब्वियसली उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं मोटर कंट्रोलर से। अब इशू ये है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, कि उसको बनाने के लिए जो मशीनरी और सेट ऑफ फैक्ट्रीज या वो रिक्वायर्ड हैं, वो पाकिस्तान में उसको लेकर आना, उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता तो हमें भी है कि किस तरह बनना है एग्जैक्टली। चलें, कौन लेकर आएगा? इंशाल्लाह हमारे जैसे इंजीनियर्स ही लेकर आएंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और कामयाबी आपके कदम चूमे, और आप लोग पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और बाइस फ़ख्र है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। और उनसा शाह हमारी फेमस टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, कुछ तारों के हवाल जानना चाह रहे हैं कि क्या नजर आ रहा है अपना फ्यूचर? उनसा को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। उनसा क्या बात है, बड़ी एनर्जेटिक साउंड कर रही हैं आज आप। नहीं, तैयार भी हो गए हैं आज बहुत ना, फुल मुझे लग रहा है इसको प्लान है, बड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। प्रोग्राम के बाद कहीं जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं उनसा? सारे बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। मैं कहीं भी नहीं जा रही, ये रात की, इसलिए मैं तो है ना रिलैक्स हूँ और मैं फ्रेश हूँ। आपके लग रहा है, आपको देख के क्या बहुत फ्रेश है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा उनसा, हमारे साथ हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र माशाल्लाह 3 इंजीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम्माद, महनूर और एहसन बैठे हुए हैं हमारे साथ। और ये आपने सुना होगा इनकी स्टोरी कि किस तरह से इनकी ख्वाहिशात हैं, इनके विजन्स हैं जो ये पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। तो इनका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? आपको क्या लगता है कामयाब होने के बाद पाकिस्तान छोड़ देंगे? देखिए, इनका आज तो बहुत अच्छी कामयाबी के आए कार्ड में आप। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो बीच में ब्रेक हो रही है और बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है, तो कामयाबी के कार्ड आ गए हैं वैसे। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनसा से। तो वो कह रही हैं उनसा कि एहसन जाएगा अमेरिका, खातून जाएंगी कनाडा और ये नौजवान स्पेन में जाके मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करेंगे। तो ये स्पेन क्यों जाएंगे तलहा? इनको स्पेनिश खाना पसंद है। क्या बात है। वो कहते हैं वो लड़कियां भी आगे बड़ी खूबसूरत होती हैं। तलहा के सितारे हैं, तलहा की प्रेडिक्शंस कह रही हैं, राइट तलहा? भाई उनका दिल है स्पेन के ऊपर, आपको क्या एतराज है? अरे वाह, तलहा आप अंदर खाने की बातें कर रहे हैं। देखिए ना, मैंने भी पढ़ लिया ना सितारे, वो वहां से उनसा का शैडो पड़ता है और मैं यहाँ से सबको पढ़ना शुरू कर देता हूं। अरे वाह, क्या बात है। तलहा आपको पता है हुकूमती सितारे क्या कह रहे हैं इस वक्त? हुकूमती सितारे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का फैसला बड़ा प्रॉब्लमैटिक साबित हो रहा है। इस महीने आपके ज़िमनी इंतखाबात भी हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी हैं,
जो सिंध सरकार है, पीपल्स पार्टी है, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। मुराद अली शाह ने बोल दिया है क्लियरली कि मेरे पास वसाइल नहीं है, पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और मैं नहीं जानता मैं ये कैसे कराऊंगा। लेकिन आज ये फैसला मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन आज अहम इजलास होना है। हुकूमती दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने आज सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस को तलब कर लिया है। इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को भी बुला लिया है। इजलास में अहम फैसला मुतवक्के है। पंजाब असेंबली के 12 और कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी गई है। लेकिन अगेन याद रखिए, बल्दियाती इंतखाबात 3 महीनों से डिले हो रहे हैं। मजीद डिले हुए बहुत नुकसान हो चुका है कैंडिडेट्स का। वो 3 महीने से पैसे लगा रहे हैं अपनी कैंपेन पे, जमीनें उन बेचारों की अलग डूब गई हैं। उसके अलावा ज़िमनी इंतखाब पहले होना है, 16-17 तारीख के करीब होना है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन आज क्या फैसला। सितारे क्या कहते हैं इस हवाले से? उनसा ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। उनसा बताइए कि ज़िमनी इंतखाबात का फैसला आपको क्या लग रहा है, क्या आएगा, कि अभी ये होंगे या मजीद डिले किए जाएंगे? पिछले 3 महीने से ज़िमनी इंतखाबात को डिले किया जा रहा है। सितारे क्या कह रहे हैं आपके? देखिए, अभी तो अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि जिस होने होंगे प्लान होगा और उसी वक्त जो है वो पोस्टपोन हो जाए। तो फिलहाल मुझे जो डिले ही नजर आ रहा है, मुझे स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। कोई पक्का इरादा है, पक्का होता नहीं, इरादा जरूर है लेकिन फैसला नहीं हो रहा, ये ही नजर आ रहा है। बस जितनी खूबसूरत आपकी शक्ल आ रही है ना, उनसे उतनी खूबसूरत आवाज नहीं आ रही। प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो रहा है ना कि आप सितारे आपकी गर्दिश में हैं। उन सब बच्चों का फ्यूचर तो बेचारा रह ही गया। ये लोग बेचारे उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनसे इनके भी कार्ड्स निकालेंगी और बताएंगी। दोबारा से नाम बता दें आपको, हम्माद, महानूर और एहसन। अच्छा, देखिए इनके लिए कार्ड तो बहुत अच्छा कार्ड है। ऑपरेशन का कार्ड होता है, मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों को आ रही है। खुशियों का कार्ड होता है, टीम वर्क का कार्ड होता है। तो टीम वर्क के हवाले से इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इनको कामयाबियां मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। जो भी इनका गोल है वो इंशाल्लाह ये जरूर अचीव कर लेंगे। ये मेहनत का कार्ड होता है कि और ज्यादा इनके लिए जिंदगी में चैलेंजेस जरूर हैं, स्ट्रगल है, लेकिन कामयाबी भी है। चलें जी, आप लोगों की तो बहुत ज़बरदस्त कार्ड आया माशाल्लाह से। टीम वर्क है, कीजिए, कामयाबी इंशाल्लाह पे कदम चूमेगी। उनसा सितारों के हवाले से अगर बात की जाए तो आज के दिन के सितारे क्या कहते हैं? जी, एरीज से शुरू करते हैं और एरीज के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो एरीज वाले जो हैं इस दिन जो या इस हफ्ते में अगर प्रॉपर्टी वगैरह का कोई काम करें या बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए बहुत कामयाबी है। पैसा वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसके अलावा शादीशुदा जिंदगी या लव लाइफ जो है उसमें खुशियाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं। किसी शादी की तकरीब में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली के साथ कोई ट्रैवल भी हो सकता है एरीज वालों का। एरीज के बाद टॉरस वालों ट्रैवलिंग भी उसके लिए भी अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ जो अगर पिछले कुछ टाइम से टॉरस वालों की प्रॉब्लम्स चल रही, मुश्किलात थी या कारोबार थी, तो वो जो है वो खत्म हो जाए। न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। जेमिनी के लिए कार्ड है कि उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है। शादी की सिचुएशन नजर आ रही है, कई रिश्ता तय होता हुआ नजर आ रहा है। और बस जेमिनी वालों को थोड़ा पैसा सेव करने की जरूरत है क्योंकि खर्च उनका ज्यादा होने का है। जेमिनी के बाद है कार्ड है, नए दोस्त बनते नजर आ रहे हैं लेकिन उनको कैंसर ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो समझकर दोस्त बनने होगा सकता है। कैंसर वालों के लिए कहा है कि फैसला नहीं कर पा रहे, मैं कर लेता हूं, लेकिन उनसा की आवाज समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कंटिन्यूसली उनसा ब्रेक कर रही हैं। प्लीज इस टेक्निकल ग्लिच को दूर करें ताकि हम उनसा से बेहतर तरीके से बात कर सके। नौजवानों की तरफ वापस आते हैं। आपने सुना उनसा ने कहा कि आपके सितारे बड़े अच्छे हैं, आप बड़े सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, इस वक्त कौम को एक हैचबैक गाड़ी, छोटी गाड़ी की ज़रूरत है जिसमें यकीनन हम जानते हैं कि इस वक्त गाड़ियों की कीमतें कंटिन्यूसली ऑन द राइज हैं, महंगी से महंगी होती जा रही हैं। वो छोटी सी गाड़ी जो शायद पहले लोग 3-4 लाख में खरीदते थे, आज वो 20 लाख के करीब पहुंच गई है। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नस्ट, NED जैसी यूनिवर्सिटीज़
इनको कोलैबोरेशन करनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोलैबोरेशन करनी चाहिए, आपको स्पॉन्सर मिलना चाहिए, ताकि एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी मेड इन पाकिस्तान जल्द अज जल्द मार्केट में आए। इंडिया मर्सिडीज EQS इंडिया में असेंबल करके प्रोड्यूस कर रहा है। हम आज तक का, मैं क्या बोलूं, मतलब यकीन नहीं आएगा आपको कि हम जो पिछले 30 सालों से मोनोपोली चल रही थी ना होंडा, टोयोटा, सुजुकी की, उन्होंने भी आज तक एक फुली मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बनाई। सब कुछ बाहर से मंगाते हैं, नट टाइट करते हैं, 4 पार्ट्स पाकिस्तान में बनते हैं। ये देखो जी पाकिस्तान में गाड़ी बनी है। ये हम झूठ बोलते हैं अपने लोगों के साथ। ऑटोमोटिव सेक्टर में बड़ा जुल्म हो रहा है कंज्यूमर के साथ। तो आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज एक इलेक्ट्रिक गाड़ी एट ए गुड प्राइस अगर आप मार्केट में आज इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि ऐसा लगेगा कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, हमारा फ्यूचर है, टैलेंट है, आप लोगों को सपोर्ट मिलनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी को मिलनी चाहिए कॉर्पोरेट से, जो उनको फंड दें, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकालें, और फिर ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज किए जाएं, बनाए जाएं जो 100% पाकिस्तानी हो। और आप लोग ये कर सकते हैं, अगर स्पोर्ट्स कार बना सकते हैं तो ये हैचबैक बनाना चुटकियों का खेल है, लेकिन सम और रीजन है कि जो आप लोग नहीं बना पा रहे। अच्छा, सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज ने हमें काफ़ी सपोर्ट करती है हमारे प्रोजेक्ट में। और जहाँ तक आपकी बात है कमर्शलाइजेशन की, ऑब्वियसली हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन फंड का बेसिक पर्पज़ यही है टू क्रिएट कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स इन पाकिस्तान। तो एज ए इंजीनियर्स अगर हमने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है तो ऑब्वियसली आफ्टर ग्रेजुएशन हम इसको इस वे में भी लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उनसा दोबारा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कंटिन्यू करते हैं। उनसा कैंसर्स के बारे में, कुछ स्टार्स के बारे में बता रही थी, कैंसेरियंस के बारे में। जी उनसा, आपका आवाज क्लियर आ रही है? जी आवाज क्लियर आ रही है, अब मेरी तस्वीर नहीं आएगी आपको। चले कोई बात नहीं, हम आपको सुन सकते हैं और हम सुन लेंगे आपको। आप कैंसेरियंस के बारे में कुछ बता रही थी कि कंसेरियंस की देखिए कंसेरियंस की बात कर रही हूँ कि उनके माइंड में काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं कैंसर। और उसके अलावा अगर कोई अपना इंडिपेंडेंट काम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको कामयाबी मिल सकती है। और कैंसर के बाद है लियो वालों के लिए जो है वो नए चांसेस लें तो भी उनके लिए अच्छा है, नए चांसेस ले सकते हैं। कई शादी की सिचुएशन बन सकती है। लियो वालों के अगर शादी में रुकावटें थी तो वो दूर हो जाएंगी। थोड़ा सब्र करें, पेशेंस की बहुत जरूरत है हर काम में। चाहे तलहा पुरुमीद हो गए हैं उनसा आपके सितारों के हाल से। आप रुकावटों का जिक्र कर रही है ना, शादी में कोई रुकावट, तो पहली शादी में रुकावट होगी ना, दूसरी नहीं। जो लोग शादीशुदा नहीं है उनकी बात करेगा। क्या हो गया? क्या हो गया? पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी। आप लोग खवातीन दूसरी तीसरी शादी पे इतना ऑफेंड क्यों हो जाती है? मुझे समझ में नहीं आता है। दुनिया भर में तो हम देखते हैं अरब ममालिक में पहली बीवी जाती है, वो ढूंढती है दूसरी बीवी शौहर के लिए। आप लोग के सामने हम दूसरी बीवी का जिक्र भी करें तो आग बगोला। व्हाई इज दिस उनसा? मुदस्सिर, यहाँ कॉल मिलाई जाए भाभी जी को, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि राय वहीं थे तो ज्यादा बेहतर है। मुदस्सिर कॉल मिला रहे हैं, तला वहां से हम कंटिन्यू कर लेंगे। वो नहीं उठाएंगे हमेशा की तरह, मुझे मालूम है। उनसा तला बहुत आप भी अपने शौहर को ऐसे ओपन ऑप्शन दिया करें, अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज करें। मेरी बीवी बिल्कुल मुझे मना नहीं करती, कहती है आप करना चाहते हैं बिल्कुल करें। इतना बड़ा जिगर होना चाहिए। पहले एग्जैक्टली एक ही को संभालने काफी है। आजकल के हालात में जेब इतनी अलाउ करती है। इतना नाराज ना हुआ करें, मर्दों को हक है दूसरी तीसरी चौथी करने का। अब मैंने थोड़ा सवाल पूछ लिया कि पहली शादी मुश्किल होगी या दूसरी, आप लोग नाराज हो गए? नहीं, हम नाराज नहीं हुए तला, हम सोच रहे थे कि जिंदगी आप यूएई में रही है, वरना फिर भी आपको मालूम है वहाँ शेख 4-4 बीवियां कैसे लेके चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 4-4 बीवियां शेख का क्या हाल करती हैं यही पता होना चाहिए। जेब में एक दिरहम नहीं होता। भाई ठीक है, चारों को बराबर रखता है, लेकिन इजाजत तो है ना। आप लोग तो ऐसे गुस्से में आ जाते हैं जैसे हम लोगों ने कोई कुफर या कोई शिर्क की बात करते हैं। तलहा पर्सनल हो गए तलहा, उनसे नहीं, मैं सारे मर्दों के दिल की बात कर रहा हूँ। जल्दी बताना, टाइम की कमी है हमारे पास। जी वो लगता है तलहा का जो है ना वो वीक पॉइंट जो है ना वो आपने उस पर बात कर दिया है और वो चुप नहीं हो रहे। मैं चुप हो गया वरना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी बिल्कुल। वर्गों के लिए जो है स्टेबिलिटी नजर आ रही है। घरेलू ताल्लुकात अगर अच्छे नहीं चल रहे थे, सेपरेशन थी, तो पैचअप होता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कि बच्चे की पैदाइश हो सकती है। वर्गों वालों की काम में थोड़ी रुकावटें या काम वक्त पर ना होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। थोड़ा फंसे अटके रहेंगे वर्गों वाले,
लेकिन आगे जाके 2-3 दिन बाद जो है सिचुएशन ठीक हो जाएगी। चलें जी, लिब्रा के वर्गों के बाद है लिब्रा, वक्त की कमी है, टाइम की कमी है, क्योंकि आज थोड़ा कनेक्शन में मसला था तो इस सारे स्टार्स के बारे में नहीं बता पाए, लेकिन इंशाअल्लाह कल जरूर तमाम ज़ोडिक साइंस के बारे में आपको बताएंगे। और अभी फिलहाल इंसान जितना बताया आपको वर्गों के बारे में, कैंसेरियंस के बारे में, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और एक आखिर में जाते जाते बात कहना चाहूँगी कि सदका आप रोज़मर्रा की बेसिस पे निकालें। अगर आपको लगता है कोई परेशानी आ रही है आपके ऊपर या किसी वजह से आप लोग मुश्किलात का शिकार है, सदका ज़रूर निकालिए, सदका रद्दे बला है। इसी के साथ ही इजाज़त लेंगे आपसे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। मुझे और ताला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Until then, thank you so much for coming. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।